हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सर अपना आज का क्लास। सर आज क्या पढ़ाओगे? सर पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। आपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक कर लिया था। अब सर हम पढ़ेंगे क्या इलस्ट्रेशन नंबर 6। एंड रिकॉर्डिंग के सभी कुछ परफेक्टली चल रही है बॉस। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में सर हम क्या देखते हैं? सर इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपसे बात करता है इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। ओके सर, अभी आपने बताया था इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में हमें 80C के अंदर। बट सर वो मैंने आपको बताया था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में अब हम बात करेंगे। सर फर्क क्या है? सर देखो, फर्क क्या होता है कि मान लो कोई आदमी है, ये अपना लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है। लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है, इसमें क्या होता है कि इसने जो प्रीमियम दिया है ना, मान लेते हैं 20,000 रुपीज का जो प्रीमियम दिया है, इस सब प्रीमियम को ये देता है अपने 2 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस के लिए। और अगर इसकी डेथ हो जाती है तो भाई साहब 2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। या तो फिर ऐसा भी होता है कि 20,000 रुपीज ये मान लो 5 साल तक इंश्योर्ड रहा, बाद में जितना भी इसका प्रीमियम बनता है 20,000 इंटू 5 ईयर्स लगातार अगर देता है, 1 लाख रुपए का प्रीमियम बनता है। और इसको इन्वेस्ट किया जाता है कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, और बाद में इसी को वापस कर दिया जाता है कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेते हुए। अज्यूम करते हैं कि 1,10,000 रुपए इसको बाद में वापस कर दिया जाएगा। इसको कहा जाता है सर लाइफ इंश्योरेंस। इसको क्या कहा जाता है? लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन सर इसके अलावा जो एक पॉलिसी होती है ना, वो होती है सर हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें आपके जीवन को सिक्योर नहीं किया जाता, इसमें आपके हेल्थ को सिक्योर किया जाता है। कि आपका जो मेडिकल खर्चा होगा, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई, आपको क्यों कोई बीमारी हो भाई, किसी को भी कोई बीमारी हो गई, तो उसका जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। और सर मान लो कि इसने हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा दिया 20,000 रुपए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? 10,000 रुपए दिया, ठीक है, 10,000 रुपए दिया। और इसने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, मेडिकल एक्सपेंसेस अगर 10,000 रुपए का इंश्योरेंस, दस 10,000 रुपए प्रीमियम दिया, और हेल्थ इंश्योरेंस है रुपीज 3 लाख का। 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, प्रीमियम 10,000 रुपए गया, ठीक है, ये प्रीमियम का अमाउंट है। और मेडिकल एक्सपेंसेस अगर रुपीज 2 लाख किसी हॉस्पिटल ने आपको दे दिए, तो ये 2 लाख रुपीज जो मेडिकल एक्सपेंसेस का बिल आपको हॉस्पिटल पकड़ाता है ना, ये कौन पे करेगा सर? ये कंपनी पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। इतना क्लियर है? हाँ सर। लेकिन यही चीज अगर मान लीजिए आपने 2022-23 में ये हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, और सर आपको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, भगवान की बहुत कृपा थी, आपकी हेल्थ अच्छी रही, तो सर ये पूरा का पूरा ये जो प्रीमियम आपने पे किया था लैप्स हो जाता है। इसका कोई भी आपको रिफंड नहीं मिलता। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर उस अमाउंट को इन्वेस्ट करके बाद में आप ही को दे दिया जाता है, कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट रखती है कंपनियां। लेकिन इसमें, इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस के केस में। इसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस भी होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं होती हैं। अब हम बात करेंगे सर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। और हेल्थ इंश्योरेंस को डील करने वाली सेक्शन है 80D। हेल्थ इंश्योरेंस को डील करने वाली सेक्शन है सर 80D। आइए सर पढ़ते हैं। देखो ये मैंने एक पिक बनाई है, इस पिक से बहुत कुछ समझ में आएगा। सर देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस को जब हम पढ़ रहे हैं तो सर हम पहले पढ़ेंगे क्या 80D सेक्शन के बारे में। 80D बात करती है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। सर एक्सक्लूसिवली है ये। 80C में ना 23 आइटम्स थे, ऐसे ऐसे वैसे जैसे तैसे, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था, प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ होम लोन, ये वो ट्यूशन फी, पता नहीं क्या क्या चीजें। ये 80D क्लीन सेक्शन सीधी बात कहती है कि अब एक के लिए है। किस एक के लिए है? मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए। ओके सर, तो मेडिकल इंश्योरेंस कोई इंसान किसका ले सकता है? मान लीजिए मैं किसका ले सकता हूँ? मैं अपनी वाइफ का ले सकता हूँ। सर आपकी तो शादी नहीं है। ओके, तो क्या मैं पड़ोसी की वाइफ का ले सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं पड़ोसी की वाइफ का अब नहीं ले सकता। इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि भाई बैठ के मेडिकल इंश्योरेंस किसी का भी मत लेते रहो। इन्होंने स्पेसिफाइड किया है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस किन लोगों का लेंगे, तो ही आप इस सेक्शन में आपको डिडक्शन मिलेगी। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं किसी का भी आपका मेडिकल इंश्योरेंस ले लिए, बैठे हैं सड़क पे घूमते हुए आदमी का ले लिया मैंने मेडिकल इंश्योरेंस, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो किसका लोगे? मान लीजिए ये है आप, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा है आपका, आप खुद के लिए ले सकते हो मेडिकल इंश्योरेंस। आप किसके लिए ले सकते हो? और आप सेल्फ के लिए ले सकते हैं।
मेडिकल इंश्योरेंस आप खुद के लिए ले सकते हैं, ये आपकी वाइफ है, आप अपनी स्पाउस के लिए ले सकते हैं। ठीक, आप अपनी स्पाउस के लिए ले सकते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, खुद के लिए लेंगे, स्पाउस के लिए लेंगे और चिल्ड्रंस के लिए लेंगे। चिल्ड्रंस के लिए, खुद के लिए लेंगे, स्पाउस के लिए लेंगे और चिल्ड्रंस के लिए लेंगे। लेकिन सर यहीं पे ना आपको एक कॉशन रखना है, यहीं पे बेटा, इधर 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 ओ इधर इधर इधर, हाँ यहीं पे एक बात ध्यान रखनी है। इंस्टीट्यूट गेम खेलेगा, बोलेगा चिल्ड्रंस, कभी मत ध्यान देना चिल्ड्रन शुड बी डिपेंडेंट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन शुड बी डिपेंडेंट चिल्ड्रन। देखो इसके गोदी में ये बच्ची है, फोटो से अब हमेशा याद रहेगा। एलआईसी वाले में नहीं था ये लाइन, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में है, फोटो से याद रहेगा कि भाई बच्चा गोदी में था, इट मीन डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ये देखो ये इसकी वाइफ है, खुद के लिए लिया हो, अपनी स्पाउस के लिए लिया हो, ये देखो बच्चे ने हाथ पकड़ा, डिपेंडेंट चिल्ड्रन गोदी में है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तभी उसकी डिडक्शन आपको मिलती है, वरना नहीं मिलती है। सेल्फ के लिए लो, स्पाउस के लिए लो या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तभी आपको, सिर्फ और सिर्फ तभी आपको 80 डी की डिडक्शन मिलती है, वरना डिडक्शन नहीं मिलती है। ओके सर, ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई। सेल्फ के लिए हो, स्पाउस के लिए हो या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए हो, अगर हम इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो ही हमें तो ही हमें 80 डी के अंदर डिडक्शन की बात हम सोचेंगे। लेकिन सर एक और इसमें लाइन है, सर क्या? सर इनके पेरेंट्स भी तो हैं, ये फादर भी तो हैं, ये मदर भी तो हैं। अगर आपने डिपेंडेंट पेरेंट नहीं, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी लेते हो ना, तो भी सर आपको तो भी सर आपको याद रखना हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब एक परिवार को अब इस तरीके से देखा गया, खुद के लिए ले, अपनी वाइफ के लिए ले, अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए ले या अपने पेरेंट्स के लिए अगर लेता है, तो सर अगर इन लोगों के लिए अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो आपको 80 डी के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। भागो मत, आगे सुनो। सर अब आपसे इंस्टीट्यूट कहां कहां गलतियां करवाएगा वो हम बताते हैं। पहला पॉइंट इंस्टीट्यूट का, पहला पॉइंट सुनो, इंस्टीट्यूट का पहला पॉइंट याद रखो, ऑलवेज डिपेंडेंट चिल्ड्रन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन नहीं। दूसरा, पेरेंट्स होने चाहिए। मतलब अगर ये पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हो या ना हो, पेरेंट्स के केस में डिपेंडेंट का क्वेश्चन नहीं आता है। इंस्टीट्यूट पता है क्या करेगा, बोलेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लिया है अपने इंडिपेंडेंट पेरेंट का। आप सोचोगे नहीं भाई पेरेंट भी डिपेंडेंट होना चाहिए, भाई साहब आप अपने पिताजी पे डिपेंडेंट होते हो, आपके पिताजी आप पे कभी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इट मीन सर पेरेंट्स का डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। इंस्टीट्यूट बार बार खेलता है, देखो इस बच्चों का डिपेंडेंट होना, स्पाउस, सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रंस होने चाहिए और पेरेंट्स। आप इतने लोगों का, अगर अपने परिवार में इतने लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उस प्रीमियम का डिडक्शन आप ले सकते हो। आपने अपने पड़ोसन का अगर ले लिया हेल्थ इंश्योरेंस तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? हाँ सर दिए। सर कितने अमाउंट का ले लें? फिर इसमें क्या कोई लिमिट है? हमको मन करे हम 5 लाख का ले लें, 25 लाख का ले लें, 30 लाख का ले लें? भाई कितना भी लो ना, कौन रोका है? डिडक्शन पे हम लिमिट लगा सकते हैं, कितने रुपए तक की हम डिडक्शन देंगे। हम आपके इंश्योरेंस कवर पे कभी लिमिट नहीं लगा सकते, इंश्योरेंस प्रीमियम पे लिमिट लगा सकते हैं कि आप कितना भी प्रीमियम पे करिए आपको डिडक्शन इतने ही रुपए का मिलेगा। ओके सर, और भी कुछ कर सकते हैं क्या सर हम? हाँ, उन्होंने बोला कि आप भाई साहब देखो आपके कुछ ना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप खर्चे होंगे, लोग हेल्थ चेकअप करवाते हैं, कुछ खर्चे होंगे, उसका भी डिडक्शन हम देंगे। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स होती हैं, उसमें भी अगर आपने पैसा डाला तो उसका भी हम डिडक्शन देंगे। और टोटल डिडक्शन कितने रुपीस का देंगे सर? ₹25,000 तक का हम आपको मैक्सिमम डिडक्शन दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मतलब कोई आदमी है सर, अगर उसने हेल्थ इन सॉरी कोई आदमी है सर, अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, देखो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम उसने पे किया, अज्यूम करिए सर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम उसने पे किया 25,000 रुपए, 25,000 ज्यादा हो जाएगा, 16,000 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम तो उसने कितना किया? 16,000 रुपए। उसके बाद सर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में, अदर नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम हो या कोई और ऐसी स्कीम हो जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, उसके अंदर सर उसने जमा कर दिए 14,000 रुपीज। और ये देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे उसने अगर खर्चा कर दिया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भाई कुछ जांच वांच करवाई है, उसने उसमें खर्चा कर दिया अगर मान लीजिए 3,000 रुपए, तो भी सर इसका टोटल अगर करिए तो ये 33,000 रुपीज, या अगर आप देखो टोटल करो तो 33,000 रुपीज आ रहा है। बट कुछ भी हो, आपने कितना भी खर्चा किया सर हम मैक्सिमम डिडक्शन आपको 25,000 रुपए तक ही दे सकते हैं। इज इट क्लियर? अगर आपकी एज बिलो 60 है,
मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन है, अब बताओ सीनियर सिटीजन के लिए क्या खर्चा ज्यादा नहीं होता? बताओ, सच सच बताओ, क्या सीनियर सिटीजन के लिए खर्चा ज्यादा नहीं होता? हाँ सर, होता है। तो सर वहां पे अगर इनकी एज 60+ है, इनकी खुद की एज, कोई 62 ईयर्स का आदमी अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए, अगर अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, तो फिर यही लिमिट ट्वाइस हो जाती है, 50,000 रुपए तक का डिडक्शन दे दिया जाए। यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? लेकिन सर अब ये आदमी बड़ा आइडल था, इसने अपने पेरेंट्स के लिए भी लिया, इसने अपने पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस लिया। देखो यहाँ पे जो पेरेंट्स है ना, सर पेरेंट्स के लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको एडिशनल 25,000 रुपीज की डिडक्शन मिलती है। एडिशनल 25,000 रुपीज की डिडक्शन मिलती है, मतलब ये जो 80D में आपको 25,000 रुपए मिल रहा था ना, इसका एडिशनल 25,000 रुपीज मिलता है। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आएगा, सर पेरेंट में, अज्यूम करो, सुनो सुनो सुनो, पेरेंट्स में आपकी मदर के लिए और आपके फादर के लिए अलग अलग 25,000 नहीं मिलता। मैंने देखा है कुछ बच्चे गलती करते हैं, देखो यहाँ मैंने प्लस का साइन लगाया, इन दोनों का प्रीमियम मिला के 25,000 रुपए मिलता है। आपका, आपकी वाइफ का और आपके डिपेंडेंट बच्चों को मिला के 25,000 रुपए का आपको डिडक्शन दिया जाता है। और अगर साथ ही साथ आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी, आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो उसके प्रीमियम का एडिशनल 25,000 रुपीज का आपको डिडक्शन मिलता है। और वहां पे भी आप कहाँ खर्चा कर सकते हो पेरेंट्स के लिए? हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। और ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में पैसा लगा सकते हो, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए खर्चा करते हो, तो आपको अल्टरनेटिवली एक्स्ट्रा 25,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे अब देखो, थोड़ा सा ध्यान दे लो बेटा, यहाँ पे ना अलग, फिर से एक अलग हैक है। क्या मतलब सर? अज्यूम करिए सर इसकी एज एज है 47, 47 नहीं हुए, अज्यूम करिए सर इस आदमी की एज है 24 ईयर्स। ठीक, ठीक है सर जी, इसकी एज है 24 ईयर। तो सर ये क्या सीनियर सिटीजन है? 25 साल का आदमी सीनियर सिटीजन नहीं होता है। तो सर इसको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 25,000 रुपए। इन तीनों में खर्चा मिला के 25,000 रुपए मिलेगी? बोल दो हाँ। हाँ सर, इन तीनों में मिला के 25,000 मिलेगी। तीनों का से हेल्थ इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तीनों मिला के 25,000 रुपए मिलेगी। और सर इसके पेरेंट्स की एज हम मानते हैं सर 58 ईयर्स है, इन अंकल की एज 59 ईयर्स है, 59 ईयर्स है। तो क्या इनके पेरेंट्स जो है, देखो देखो, इस भाई साहब के जो ऊपर वाले भाई साहब है ना, इस वाले भाई साहब, इस वाले भाई साहब के पेरेंट्स क्या सीनियर सिटीजन है? नहीं। तो सर इनके लिए भी डिडक्शन का अमाउंट 25,000 ही है। मतलब इस एक आदमी को टोटल 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा 80D के अंदर। इस एक आदमी को टोटल 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। 25,000 रुपया, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 25,000 रुपया खुद के लिए, अपनी वाइफ के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। और रिमेनिंग 25,000 रुपए किसके लिए मिलेगा? सर पेरेंट्स के लिए, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, और पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन नहीं है। केस नंबर 1 हो गया, पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन नहीं है और ये भी सीनियर सिटीजन नहीं है। केस नंबर 2, भाई साहब पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है, मान लीजिए सर पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है 63 ईयर्स, तो सर यही लिमिट जो 25,000 की है ना, यही लिमिट जो 25,000 के बढ़ के 50,000 हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है। तो सर यहाँ डिडक्शन कैसे मिलेगा? ये 25,000 रुपया खुद के लिए, इनकी एज 24 ईयर्स, पेरेंट्स 63 ईयर्स के, तो सर पेरेंट्स के लिए मिलेगा 50,000 रुपए का डिडक्शन। और टोटल 75,000 रुपीज की भाई साहब को डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 82D। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? खुद के लिए, अपनी वाइफ के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 25,000, अपने पेरेंट्स के लिए 25,000। पेरेंट्स डिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। और लेकिन जो चिल्ड्रन है वो डिपेंडेंट होनी चाहिए। इतना क्लियर है? हाँ सर, अब कुछ नई बातें सर। सर कुछ नई बातें। सर एक बात बताइए, गवर्नमेंट को बहुत से लोग बेवकूफ बनाएंगे, कहेंगे हमने हाँ इंश्योरेंस का प्रीमियम खरीदा था 25,000 रुपए का, सबूत, हाँ मैंने कैश में पैसे दे दिए, मैंने हेल्थ स्कीम में पैसा डाला था। अच्छा, तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब आप कैश में ट्रांजेक्शन मत करो, हमें अब 135 करोड़ लोगों में 6-7 करोड़ लोग जो आईटीआर भरते हैं, जाके क्या गवर्नमेंट सबका पन्ना देखेगी? हाँ, ये इंश्योरेंस प्रीमियम है, प्रीमियम का ठीक है अमाउंट, चलो ठीक है तुमने लिया होगा। ऐसा क्या वो ट्रेस करते करते जाएगी? उसने एक लिमिट लगा दी कि भाई साहब आप जो हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्चा करते हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम में खर्चा करते हो, इसका पैसा एनी मोड अदर देन कैश दे सकते हो। कैश में मत दो, बाकी किसी भी तरीके से दे दो, चेक काट दो, ड्राफ्ट दे दो, यूपीआई कर दो। कैश को छोड़ के आप किसी भी और तरीके से अगर पैसा देते हो, तो आपको हम डिडक्शन दे देंगे, परिणाम डिडक्शन दे देंगे। अगेन सर, फिर से रिपीट, हेल्थ इंश्योरेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का पैसा आप कैसे भी दो,
कैश को छोड़ के, चाहे यूपीआई कर दो, भीम यूपीआई, भारत पे, गूगल पे, पेटीएम, एनी मोड, किसी भी तरीके से पैसा दो, कैश में पैसा दोगे तो हम डिडक्शन नहीं देंगे। चाहे वो खुद के लिए कर रहे हो, अपनी प्यारी वाइफ के लिए, देखो आप अपने खुद के लिए, आप चाहे खुद के लिए करो, चाहे वाइफ के लिए करो, चाहे चिल्ड्रंस के लिए करो, या अपने पेरेंट्स के लिए करो। और पेरेंट्स में भी ना माता पिता अलग अलग नहीं, पेरेंट्स दोनों को मिला के, ठीक है। आपको जो भी पैसा हेल्थ इंश्योरेंस का करना है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में अगर आप पैसा डालते हो तो आपको कैश को छोड़ के किसी भी तरीके से पैसा दोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है, बच्चे पूछते हैं सर अपना हेल्थ इंश्योरेंस, मान लीजिए चेक से दिया, पिताजी का हेल्थ इंश्योरेंस, ये चीज यहाँ पे भी है, इनके लिए भी कैश में दिया नहीं बेटा। कोई भी, चाहे अपना हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे पिताजी का हेल्थ इंश्योरेंस हो, अपने लिए स्कीम में पैसा डालो या पिताजी के लिए स्कीम में पैसा डालो, इन दोनों खर्चों को आप एनी मोड अदर देन कैश करेंगे तभी आपको अलाउड होगा, वरना अलाउड नहीं होगा। लेकिन एक खर्चा ये होता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा, ये वाला जो होता है ना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, आप जाके अपना शुगर टेस्ट करवा रहे हो, कोई आपको डिजीज तो नहीं है इसके लिए चेकअप करवा रहे हो, भाई साहब इन्होंने कहा ना कि ये वाला खर्चा कैश में अलाउड है, ये वाला खर्चा अलाउड है इन कैश, अलाउड है, ये वाला खर्चा अलाउड है इन कैश। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा कैश में अलाउड है, इतना याद रखना। इंस्टीट्यूट फिर गेम खेलता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा 8,000 रुपए हो गया है, बट उन्होंने कैश में पेमेंट कर दिया है, तो सर यहाँ पे दो लिमिट लगती है। पहली बात तो कैश है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मत सोच लेना। देखो इंस्टीट्यूट इस पूरे में जो जो चीजें खेलते हैं हम बता देते हैं। कैश में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा चलेगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा कैश में चलेगा, बाकी ये दोनों आपको एनी मोड अदर देन कैश ही करना पड़ता है। साथ ही साथ सर अब देखो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा इनके लिए भी हो सकता है और पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है। देखो सेम चीज यहाँ पे आएगी, पेरेंट्स के लिए भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा कर सकते हैं ना, बोल दो बेटा। जो हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए करे या पेरेंट्स के लिए करे, स्कीम में पैसा खुद के लिए डाले या पेरेंट्स के लिए डाले, उसी तरीके से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा भी खुद के लिए भी कर सकते हैं और पेरेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, लेकिन सर यहाँ पे एक अलग से फिर से लिमिट आ गई है। मैं अलग कलर से इसको करता हूँ, येलो नहीं, इस पर्पल से करते हैं। चलो पर्पल से कलर से देखो हम कर रहे हैं कुछ, पर्पल कलर से यहाँ पे देखो एक अलग से लिमिट आ गई है। इसके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा खुद के लिए करें या पेरेंट्स के लिए, मैक्सिमम ये कुछ अमाउंट है जो अलाउड होता है, और मैक्सिमम सर ₹5,000 तक ही अमाउंट अलाउड होता है। 5,000 तक ही, ₹5,000 तक ही अमाउंट अलाउड होता है। क्लियर है? हाँ सर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का खर्चा अगर आपने देखा ना कि सर 14,000 रुपए, तो याद रखना 5,000 रुपए से ऊपर का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा भी अलाउड नहीं करती है। सर हाँ, सर हाँ, सर हाँ, अरे भाई बोल ना, सर 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 बस कर रहे हो। सर एक बात बताइए सर, अभी आपने बोला कि ये जो प्रीमियम है अगर ये अंडर मान लीजिए बिलो सीनियर सिटीजन है तो 25,000 अलाउड है, तो क्या 25,000 इन तीनों को जोड़ के, जी हाँ, इन तीनों को जोड़ के 25,000 की लिमिट आएगी। इसमें एक लिमिट आ गई कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का खर्चा ये खुद के लिए करें और पेरेंट्स के लिए करें, एक्स प्लस वाई दोनों का मिला के भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का खर्चा 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। यही एक बात है, मतलब सर दो लिमिट आ गई। पहली बात तो देखो, अब यहाँ पे लाइन से आओ, कुछ हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो इंस्टीट्यूट बार बार करता है। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का खर्चा चाहे खुद के लिए करिए, देखो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का खर्चा खुद के लिए करो, अपनी प्यारी वाइफ के लिए करो या अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए करो, तो सर अगर आपकी एज बिलो 60 है, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 25,000 रुपए तक अलाउड होता है। अगर आप 60 प्लस है तो 50,000 रुपए तक अलाउड होता है। ये वाली लिमिट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। दूसरी बात क्या बोला सर, आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी लिया है, तो सर आपको एडिशनल 25,000 का डिडक्शन मिलता है अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स दोनों बोथ मिला के दोनों के लिए आपने जो भी खर्चा किया वो सीनियर सिटीजन है, तो अप टू आपको 50,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल जाती है। ठीक, दूसरी बात याद रखना जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन करती है, पहला पॉइंट सर चिल्ड्रंस डिपेंडेंट होने चाहिए, दूसरा पॉइंट पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं है तो भी चलेगा, तीसरा पॉइंट ये 25,000 की लिमिट में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो आपने अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन या अपने पेरेंट्स के लिए किया है, ये पूरा का पूरा मिला के 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा कैश में भी अलाउड है, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम जो हेल्थ के लिए किया है एंड साथ साथ जो स्कीम में पैसा डाला है वो एनी मोड अदर देन कैश ही होना चाहिए, वरना आपको डिडक्शन नहीं।
इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सेक्शन लगती है किसके ऊपर है सर? इंडिविजुअल तो समझा ही दिए सर, साथ साथ एचयूएफ के ऊपर भी लगती है। और एचयूएफ किसके लिए सर इंश्योरेंस प्रीमियम लेगा? एचयूएफ किसके लिए लेगा सर? एचयूएफ अपने मेंबर्स के लिए भी इंश्योरेंस प्रीमियम ले सकता है। एचयूएफ अपने मेंबर्स के लिए भी सर इंश्योरेंस प्रीमियम ले सकता है। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं है बताओ, प्लीज बोलो ना भाई। हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखो क्वेश्चंस में जो जो इंस्टीट्यूट गड़बड़ी कर सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया। फोटो देखो कि सब कुछ याद आ जाएगा। एक चीज और होती है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं सर। देखिए कभी कभी क्या होता है, इतनी ज्यादा एज हो जाती है ना आपकी कि कोई भी मेडिकल कंपनी वाला आपका इंश्योरेंस निकालने को तैयार नहीं है। ऐसा होता है भाई, तो मैं क्या करूं, जाके मर जाओ। कोई इंश्योरेंस नहीं निकाला तो क्या करें? अगर मान लो आपका कोई भी मेडिकल कंपनी वाला इंश्योरेंस नहीं निकाला तो क्या होगा? तो सर गवर्नमेंट को पता है कि ऐसी सिचुएशन आती है। ऐसी सिचुएशन आती है और वो भी किसके लिए आती है? एज एबव 60 ईयर्स वालों के लिए ऐसी कंडीशन आती है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वाला उनका प्रीमियम ही नहीं निकाल रहा। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वाला उनका प्रीमियम ही नहीं निकाल रहा। बट भाई इतने बूढ़े लोगों के ऊपर कुछ तो खर्चे होते हैं ना, उनकी दवाइयां होती हैं, उनके मेडिकल टेस्ट होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो सर मान लीजिए इतना बूढ़ा आदमी है, इतने बूढ़े आदमी जिनकी एज 60 ईयर से ऊपर हो गई है और इनका कोई मेडिकल इंश्योरेंस निकाल ही नहीं रहा है, तो मतलब उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई खर्चा नहीं होगा। समझो बात सुनो। अगर इतना बूढ़ा आदमी है, जो बूढ़े से चाचा बैठे हैं यहाँ पे अपने, इनकी इनका कोई इंश्योरेंस नहीं निकाल रहा, तो इनके ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इनका जा ही नहीं सकता। कैपिटन गेल हेल्थ स्कीम में पैसा डालने की नीड ही नहीं है। लेकिन सर लेकिन सर एक बात बताइए, क्या ये अपना हेल्थ चेकअप की बात छोड़ो, कुछ ट्रीटमेंट करा रहे हो तो हम क्या करें? मान लीजिए इनको कोई डिजीज है, ये उसका ट्रीटमेंट करा रहे हो तो क्या करें? तो सर ये कहा जाता है कि अगर आप, सुन लो एक बार इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे अगर एज 60 ईयर से ज्यादा है और आप सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए या पेरेंट्स के लिए जिनकी एज 60 ईयर से ज्यादा है, अगर इनके लिए आप कोई, और ये लोग रेसिडेंट इन इंडिया, पहली बात याद रखना ये लोग रेसिडेंट इन इंडिया हैं। ये भी जो ऊपर ये सब सेक्शन चल रही है ना, ये रेसिडेंट इन इंडिया वालों के लिए चल रही है। ठीक है, ठीक है सर जी। और वो लोग रेसिडेंट इन इंडिया है और उनका कोई भी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस नहीं, सॉरी, नो इंश्योरेंस, उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो इन लोगों के लिए सर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, इनको सर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 50,000 रुपए तक अलाउड कर दिया गया है। इनको सर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 50,000 रुपए तक अलाउड कर दिया गया है। For self-spouse parent who is the age of 60 years or more resident in India, no payment has been made to keep in force insurance on the health of such person. इनको सर 50,000 रुपए तक का खर्चा मेडिकल ट्रीटमेंट का, मेडिकल एक्सपेंसेस अलाउड कर दिया गया है। तो यही चार तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं 80D से। यही चार तरह के क्वेश्चन सर आपके बनते हैं 80D से। ये इसमें 90% बच्चे गलती करते हैं कि हेल्थ हेल्थ चेकअप का जो खर्चा है वो याद रखना, दोनों को मिला के 5,000 रुपए तक कर सकते हो। और सर ये इसके साथ साथ ये जो एक लिमिट यहाँ पे अलग लिमिट चलती है कि सर हेल्थ इंश्योरेंस प्लस स्कीम में डाला हुआ पैसा प्लस कैश में किया हुआ खर्चा भी 25,000 या 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। इतना क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बातें, बोलो सर? इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6, मिस्टर ए एज इज 40 ईयर्स, मतलब सर मिस्टर ए है 40 साल के, मतलब इनके लिए 25,000 रुपए की लिमिट लगेगी। तुरंत क्लियर होना चाहिए। भाई इस तरीके से पढ़ाएंगे ना, क्वेश्चन पढ़ोगे और पॉइंट्स हाथ में आएंगे, ओरल सॉल्यूशन कर पाओगे, इतना ध्यान रखना, ओरल सॉल्यूशन निकाल पाओगे। क्वेश्चन पढ़ो, पॉइंट ऐसे क्लिक होने चाहिए, ऐसे पढ़ाएंगे। मिस्टर ए एज 40 ईयर्स पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 रुपीज। देखो LIC में, वहां पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या था, वो 10% 20% वाली लिमिट थी, और अगर 80 की डिसेबिलिटी वगैरह है तो वहां पे क्या था 15%। यहाँ पे ऐसा कुछ परसेंटेज वाला खेल नहीं है, याद रखना। कभी सोचोगे ना अरे इस तरह परसेंटेज वाला खेल था, इस समय नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में कोई परसेंटेज का खेल नहीं है। ठीक है सर, 20,000 रुपया प्रीमियम पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22 टू इंश्योर हिज हेल्थ एज वेल हेल्थ ऑफ स्पाउस। पति पत्नी की हेल्थ के लिए 20,000 रुपए का भाई क्या गया ये प्रीमियम। आगे पढ़ते हैं सर। He also paid medical insurance premium of 47,000 during the year to ensure the health of his father aged 63 ईयर। 63 ईयर के फादर है भाई, फादर की एज कितनी है 63 ईयर। ये कौन है? सीनियर सिटीजन।
इनकी हेल्थ के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम कितना गया 47,000 रुपीज। इनकी हेल्थ के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम कितना गया 47,000 रुपीज। देखो देखो देखो, यहाँ पे आओ। इन्होंने अपनी एज, इनकी एज थी 40 ईयर्स, 40 ईयर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस दिया 20,000 रुपए। यहां से तुरंत समझो। और अपने फादर की हेल्थ के लिए इन्होंने प्रीमियम भरा 47,000 रुपीज, जो है 60+ की। क्लियर है सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई। आगे आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे सर, हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। भाई साहब कॉशन, लिखो कॉशन। देखो 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 देखो, यहाँ पे लिखो कॉशन, हु इज नॉट डिपेंड। अरे भाई, आपके पिताजी आप पे कभी डिपेंडेंट नहीं हो सकते दोस्त। ये इंस्टीट्यूट गलती करवाने के लिए लिखवाता है कि नॉट डिपेंडेंट, ताकि आप सोचो कि ये प्रीमियम अलाउड नहीं होगा। लेकिन भाई कॉशन, डिपेंडेंट है या नॉट डिपेंडेंट है, ये बच्चे के लिए देखा जाता है, किड्स के लिए देखा जाता है, फादर मदर के लिए नहीं दिखाता, पेरेंट्स के लिए नहीं दिखाता है। तो सर ये 47,000 अलाउड होगा। आगे देखते हैं। ही कॉन्ट्रीब्यूट 36,000 टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ड्यूरिंग द ईयर। उन्होंने 3600 रुपए स्कीम में भी पैसा डाला। ही पे इनकर 3,000 इन कैश ऑन प्रिवेंटिव चेकअप। अब देखो कैश लिखा है यहाँ पे, अगेन क्वेश्चन, प्रिवेंटिव चेकअप का खर्चा कैश में अलाउड। ओके, 1 सेकंड, बैटरी लो हो गई है बेटा, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, शायद आ जाएगा। ओके, ऑल ओके, ऑल ओके दोस्त, ऑल ओके। चलो, ही इनकर्ड 3,000 इन कैश ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज स्पाउस। 3,000 रुपए अपनी और अपनी पत्नी के लिए खर्चा किया है। एंड 4,000 बाई चेक ऑन प्रिवेंटिव चेकअप फॉर हिज फादर। भाई साहब देखो, इन्होंने क्या बोला, आओ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं 90। देखो इन्होंने क्या किया, सेंट्रल हेल्थ स्कीम में, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में, देखो सुन लो बच्चा लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में इन्होंने 3600 रुपीज जमा किए हैं। ठीक है, हाँ सर, ये बात कुछ देखो, सारा डेटा क्वेश्चन से निकालना है, कुछ भी अपने मन से भी नहीं निकला है, सब कुछ क्वेश्चन से निकालना है। और यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 3,000 रुपए का खर्चा किया है कैश में। और यहाँ पे सर चेकअप 4,000 चेकअप से बाय चेक। अब आपसे इंस्टीट्यूट गलती करवाएगा क्या, भैया ये चेक से हो या कैश से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चा तुमको अलाउड होता है, चाहे कैश में ही करे चाहे चेक में ही करे, किसी भी तरीके से करे अलाउड हो जाएगा। एनी मोड अदर देन कैश वाली लिमिट हेल्थ इंश्योरेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के लिए है, इसके लिए नहीं है। आगे क्वेश्चन को पढ़ा जाए, क्या लिखा हुआ है आगे सर। क्वेश्चन में लिखा है, कंप्यूट द डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80 एडी फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, 2023-24 असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए हमको निकालना है बेटा। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, सारी की सारी चीजें ऑलवेज क्लियर हो जाएंगी। देखो सर, हमने क्या पढ़ा, ये 40 ईयर्स के लिए, इसके लिए मैक्सिमम अलाउड कितना हो सकता है 25,000 रुपीज। ठीक, मैक्सिमम 25,000 रुपए तक अलाउड हो सकता है। और सर ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के खर्चे के लिए भी हमने एक लिमिट लगाई, सर ये मैक्सिमम 5,000 रुपए तक अलाउड हो सकती है। चलो कलर एक बार बदल रहा है। अरे यार क्या ड्रामा है, ₹5,000 मैक्सिमम 5,000 रुपए तक ये वाली लिमिट लगती है, समझ रहे हो। अब इंस्टीट्यूट पता है क्या खेलेगा, कि देखो ये 3,000, ये 4,000, 4 3 7,000, अगर ये लिमिट भूल गए कि दोनों का मिला के प्रिवेंटिव का मैक्सिमम 5,000 तक खर्चा कर सकते हैं, तो आपका अटेम्प्ट लग सकता है। या यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो गए कि भैया ये वाला कैश में ये वाला चेक में है, तो चेक वाला अलाउड है कैश वाला अलाउड नहीं, अगर ये वाली गलती की तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो याद रखना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो अलाउड ही अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, ये 40 ईयर के आदमी है, 40+ है, मतलब बिलो 60 है। तो सर सीधी सी बात है, इनके लिए मैक्सिमम 25,000 की लिमिट है, तो कैसे लगेगी, 20,000 प्लस 3,600 कितना होता है, 20,000 प्लस 3,600 इज इक्वल टू 23,600, 23,600, और तो माइनस 25,000, दैट इज ओनली यहाँ पे 1,400 का स्पेस बच रहा है। इस लिमिट के लिए, ये वाली लिमिट भी हम देखेंगे, तो इस लिमिट के लिए केवल और केवल 1,400 का स्पेस बच रहा है यहाँ पे। 3,000 अलाउड नहीं हो पाएगा भाई, ओनली 1,400 अलाउड हो रहा है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ओनली 1,400 अलाउड हो रहा है। दोनों साइड की लिमिट देखनी है। दूसरी बात, यहाँ 47,000 रुपीज भाई साहब ने किसके लिए देते,
47,000 किसके लिए दिए थे? हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिए थे। 47 प्लस 4 करोगे तो सर 47 प्लस 4 आता है 51,000 रुपीज। लेकिन सर यहाँ पे भी तो मैक्सिमम यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पे पॉइंट 2 में जाएंगे, मैक्सिमम 50,000 रुपीज ही अलाउड हो सकता है। तो 47 के बाद सर यहाँ पे 4,000 अलाउ नहीं हो सकता, मैक्सिमम 3,000 ही अलाउ हो सकता है, जिससे इनको 50,000 रुपए तक की डिडक्शन मिले। और सर टोटल डिडक्शन देखिए तो ये 25,000 प्लस 50,000 75,000 की टोटल हेल्थ एंड एजुकेशन हेल्थ प्रीमियम के लिए डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपए। और सर यहाँ पे लिमिट ये 1,400 प्लस 3,000 दैट इज 4,400, ये वाली लिमिट भी मेरी सेटिस्फाई हो गई। सर डिडक्शन आपको 75,000 रुपीज की मिलेगी। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इससे ज्यादा अच्छे से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ क्लियर कराना संभव नहीं है। देखो अब आओ सर पढ़ते हैं, आइए देखिए सॉल्यूशन नंबर 4, डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80D फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो भी डिडक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, प्रीमियम पेड एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए पैसा दिया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 रुपए। ओके, स्पाउस के लिए जो भी स्पाउस और सेल्फ के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया हेल्थ स्कीम के अंदर 3,600 रुपए, और जो प्रिवेंटिव चेकअप का खर्चा किया 3,000 रुपए। टोटल खर्चा 26,600 रुपए हो रहा था, लेकिन हमको 25,000 रुपए तक ही अलाउड है। तो हमने क्या किया, हमने 20,000 तो अलाउड कर दिया, 36,000 अलाउड कर दिया। इसमें से 1,400 1,400 के ऊपर कुछ अलाउड ही नहीं हो पा रहा है, 1,400 के ऊपर कुछ अलाउड ही नहीं हो पा रहा है। तो सर जितना अलाउ हो सकता था 25,000 की लिमिट लाने के लिए हमने अलाउ करा लिया। उसके बाद बात करते तो प्रीमियम पेड किया, जो मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है फॉर फादर हु इज सीनियर सिटीजन, उनके मेडिक्लेम पे मैंने 47,000 का प्रीमियम पे किया। उनके प्रिवेंटिव चेकअप के ऊपर 4,000 का खर्चा किया। लेकिन भाई साहब टोटल 51,000 का खर्चा किया, बट सीनियर सिटीजन को अलाउड ही 50,000 होता है। तो सर मैंने 47 ये ले लिया, प्रिवेंटिव चेकअप का 3,000 लिया। मेरे को पता था कि मेरी दो लिमिट, ये वाली लिमिट प्लस ये वाली लिमिट 5,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी ये वाली लिमिट प्लस सॉरी 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 मेरी ये वाली लिमिट प्लस ये वाली लिमिट 5,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने देखा हाँ भाई 4,400 आ रही है, सब कुछ सही है, तो टोटल डिडक्शन ईटीडी का आपको 75,000 मिल जाएगा। अब क्लास छोड़ के भागना नहीं, क्योंकि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिससे मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स कहां से मिलते हैं? हवा में नहीं आते मार्क्स। मार्क्स सच में कभी भी एग्जाम में हवा मार्क्स नहीं देता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा नोट्स, आपको लिखना पड़ेगा नोट्स। अगर नोट्स में अगर आप लिखते हो ना, देखो ये 3 नोट है, अगर एक एक तीनों नोट लिखे, वो 0.5 0.5 0.5 विधि आपको 1.5 नंबर आपको मिलने के यहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या पता वो 1.5 नंबर सिर्फ और सिर्फ नोट्स लिखने का दे दे, तो आप नोट्स जरूर से जरूर लिखेंगे। और नोट्स वही चीजें होती है जो आपको ऑलरेडी आती है, सिर्फ लिखने के नंबर देता है, पढ़ने की भी नहीं। आपको पता है, आप अप्लाई कर लिए, सिर्फ लिखने का नंबर देता है, तो भाई लिख दो ना। देखो क्या नोट चाह रहा है, द टोटल डिडक्शन अंडर ए। ए कौन सा था? ये वाला पॉइंट, ए ये वाला पॉइंट। ए कौन सा पॉइंट है, इनको बता देते हैं। देखो ये है ना दोनों, इन्होंने कैसे बाइफरकेट किया है, इसको कहा इन्होंने ए है, और इस वाली चीज को इन्होंने कहा बी। इसके ऊपर कुछ भी सेक्शन है नहीं, ठीक है। इसको कहा ए है, इसको कहा बी है। ओके सर जी, समझ गए हैं। तो इन्होंने क्या कहा, टोटल डिडक्शन ए 1, 2 एंड 3, मतलब सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम और कैपिटल हेल्थ स्कीम फंड में जो पैसा डाला है, प्लस प्रिवेंटिव चेकअप के लिए खर्चा, वो टोटल नॉट एक्सीड होना चाहिए 25,000 रुपए से। Therefore, the expenditure on preventive health checkup for self and spouse would be restricted to 1,400। भैया 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए 1,400 पे वो खर्चा रुक गया। ओके सर जी। दूसरी बात लिखी, जो टोटल डिडक्शन बी है, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए, पेरेंट्स के लिए, वो खर्चा 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Therefore, एक्सपेंडिचर ऑफ प्रिवेंटिव चेकअप जो है वो आके रुक जाएगा 3,000 रुपए पे, लिमिट लड़ गई। लेकिन तीसरी बात लिखी, इन दिस केस, ये भाई इंपॉर्टेंट बात है, ये बात इंपॉर्टेंट है, the total deduction allowed on account of expenditure on preventive health checkup, पूरा का पूरा खर्चा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे और सेल्फ स्पाउस और फादर तीनों का मिला के 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि आपका हो रहा है 4,400 रुपए, 1,400 प्लस 3,000 विच इज विद इन द परमिसेबल लिमिट ऑफ 5,000 रुपीज। तो सर 75,000 रुपीज का इनको क्या दे दीजिए सर, डिडक्शन दे दीजिए 80D के अंदर। इतना क्लियर हो रहा है? हाँ सर जी, हमें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है।
ठीक है सर जी। सर तुरंत एक और क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 7। मेरे प्यारे बच्चों इधर देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 7। मिस्टर वाई एज्ड 40 इयर्स, नालायक लोग पढ़ लो यार। 40 इयर्स पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹22,000। 40 साल का आदमी है, याद रखना 25,000 की डिडक्शन अलाउड है इसको। 22,000 रुपए का भाई साहब ने प्रीमियम भर दिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22 टू इंश्योर हिज हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ओके सर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन ओके सर, अलाउड है। 22,000 रुपए अलाउड हो गया पूरा का पूरा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। He also paid medical insurance premium of 33,000 rupees during the year to incur the health of his mother, to ensure the health of his mother aged 67 year। माता जी क्या है, बूढ़ी है, 60 प्लस वाली है, 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। इनके लिए 25,000, माता जी के लिए 50,000 की डिडक्शन है। ओके सर। हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, भाई माता पिता डिपेंडेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल्ड्रन डिपेंडेंट होना चाहिए। ही incurred medical expenditure of ₹20,000 on his father aged 71 year who is not covered under the medical policy, mediclaim policy। okay, देखिए सर, he also paid medical premium of 33,000 during the year। अपनी माता जी के लिए तो उन्होंने मेडिकल पॉलिसी ले ली, बट पिताजी के लिए कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं ली हुई थी, वो कवर ही नहीं हो रहे थे, उनके लिए मेडिकल एक्सपेंस किया। यहाँ पे देखो लिखा है, ये इन्होंने मेडिकल पॉलिसी कवर्ड अंडर, नॉट कवर्ड, जो कवर्ड नहीं थे 71 ईयर के थे उनके लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं है ये, इधर देखो मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है। और 33,000 अपनी मदर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है। इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है मतलब सर, आइए 90 को पेज नंबर 90 पे फिर से बता देते हैं आपको। मैं इसको एक सेकंड के लिए क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट रुकना, क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई मैंने इसको थोड़ा क्लियर किया फिर से। इसमें ये इनकी एज भाई साहब कितनी है, देखो पॉइंट नंबर ए में आते हैं पहले। इनकी एज कितनी है, 47 ईयर्स। सर कितनी है, 47 ईयर्स। क्वेश्चन आप लोग देखो तो दिखा कि 40 ईयर्स, सॉरी 40 ईयर्स, 40 ईयर्स का आदमी है जिसने अपने प्रीमियम के लिए, इन्होंने अपने ओन प्रीमियम के लिए 22,000 रुपीज पे किया है। 22,000 रुपीज इन्होंने अपने ओन प्रीमियम के लिए पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस 22 डेज। और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए और अपनी माता जी के लिए इन्होंने कितना पे किया था, 33,000 पे किया है। 67 ईयर्स की है, माता जी के लिए 33,000 पे किया है। उसके अलावा अगर आप आगे देखते हैं तो इन्होंने लिखा है ही इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000 फॉर हिज फादर। अपने पिताजी के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस किया इसने 20,000 रुपीज का, जो कहीं पे भी कवर्ड नहीं है, कहीं पे भी कवर्ड नहीं है इन हेल्थ प्रीमियम, हेल्थ स्कीम के अंदर कहीं भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं है। और मैंने बताया था अगर ये 60 प्लस है, अगर कोई रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है, उसका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो उसका मेडिकल एक्सपेंस का खर्चा भी 50,000 रुपए तक अलाउड है। और इन भाई साहब ने 20,000 किया है, तो भले ही वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, इनके फादर का भले ही वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, कैपिटल गेन स्कीम का पैसा नहीं है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का नहीं है, अगर ये पैसा मेडिकल ट्रीटमेंट का भी है, मेडिकल एक्सपेंडिचर भी है, तो भी सर 50,000 रुपए तक अलाउड हो जाता है। इतना मुझे याद बताना था। ठीक है सर जी। उसके आगे देखिए यहाँ पे इन्होंने 20,000 का खर्चा किया है। हिज फादर इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट अपॉन हिम, ही कॉन्ट्रीब्यूट 60,000 टू, सॉरी 6,000 टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ड्यूरिंग द ईयर। भाई प्लस यहाँ पे 6,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में भी खर्चा किया है। 6,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में भी खर्चा किया, देख लो क्वेश्चन आओ 31। यहां तक हमने पढ़ा था। उसके बाद देखो हिज फादर इज नॉट डिपेंडेंट, इससे कोई मतलब नहीं होता। 6,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में भाई साहब ने खर्चा किया, तो कंप्यूट द डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80D फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। अगेन अपने उसी 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 चार्ट में आते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। सर ये चूंकि इसकी एज 40 ईयर्स, इसके लिए मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड है, 25,000। मैक्सिमम कितना अलाउड है सर, 25,000 रुपीज। मैक्सिमम अगर 25,000 अलाउड है तो 20,000 प्लस 6,000 कितना होता है सर, 25 से तो ज्यादा ही होता है। तो सर यहाँ पे इनको मैक्सिमम अलाउड कितना हो जाएगा, 25,000। बाकी की ऐसी की तैसी, बाकी की ऐसे की तैसी मैक्सिमम 25,000 अलाउड। अब इनके देखो फादर मदर 33,000 ये वाला खर्चा अलाउड है, प्रीमियम के लिए किया। दूसरा जो अपने फादर जो रेसिडेंट थे, सीनियर सिटीजन थे, जिनका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं था, अगर उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर पे भी खर्चा किया तो अलाउड होता है। तो सर मेडिकल एक्सपेंडिचर पे सर 20,000 रुपए का खर्चा किया, अलाउड हो जाएगा। टोटल खर्चा कितना हो गया, 33 प्लस 20,
दैट इज 53,000, लेकिन सर मैक्सिमम 50,000 रुपए तक अलाउड है, तो सर मैक्सिमम की लिमिट यहां पे भी लग जाएगी 50,000। तो सर दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं ए और बी, ए प्लस बी, ये रहा बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये टोटल मिला के आपको 25,000 ए का सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, 50,000 बी का दैट इज डिपेंडेंट पेरेंट, सॉरी डिपेंडेंट नहीं, पेरेंट डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, पेरेंट्स के लिए। और याद रखना अगर अपना इंश्योरेंस, आपके पेरेंट्स का इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा प्लस अगर इंश्योरेंस कोई कवर है ही नहीं, वो रेसिडेंट है, एज 60 ईयर से ज्यादा है, तो उनके मेडिकल एक्सपेंस का खर्चा भी अलाउड हो जाता है। टोटल फिर भी 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए 50,000 अलाउड, 75,000 रुपए 80D के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आइए सर क्वेश्चन में, ये इससे ऊपर इस सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, एक बार इतना पढ़ लिया हमेशा के लिए फाइनल लेवल तक का काम आपका हो चुका है। सर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, देखो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन 22,000 रुपए का था, जो आपने हेल्थ स्कीम में पैसा डाला वो 6,000, तो मैक्सिमम 28,000, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड टू, रिस्ट्रिक्शन की भाई 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरा पॉइंट, मेडिक्लेम प्रीमियम पेड फॉर मदर हु इज ओवर 60 ईयर, 33,000 रुपए। मेडिकल एक्सपेंडिचर, इस चीज को याद रखना, मेडिकल एक्सपेंडिचर, इस चीज को याद रखना, मेडिकल एक्सपेंडिचर इन कर्ड फॉर फादर हु इज 60 ईयर और मोर नॉट कवर्ड इन एनी इंश्योरेंस। तो सर यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ये 20,000 भी अलाउड होगा, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लिमिट ऑलवेज 50,000 रुपए रहेगी। टोटल खर्चा 53 का हो रहा है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड टू 50,000 आ जाएगा, दैट इज सर यहाँ पे 75,000 रुपए का ही खर्चा अलाउड होगा। बताओ कुछ अलग बताया क्या, बताओ कुछ अलग बताया क्या मैंने, बताओ कुछ अलग बताया क्या? अगर ये एक बार इस फोटो को देख लिया ना, और ये एक बार आपके लिए पता है 3-4 बार फोटो देखोगे ना, या आप पीडीएफ भी देखोगे, तो दिमाग में बैठ जाएगा और अब कभी गलती नहीं होगी, ऑलवेज याद रहेगा कि सर ये भी एक लिमिट जा रही थी, ये, अरे जाओ ना भाई, यहाँ पे ऐसे भी एक लिमिट चलती थी और सर यहाँ पे ऐसे भी एक लिमिट चलती थी, सब कुछ मिला जुला के किया जाता था। अब कभी भी आप नहीं भूलेंगे और हमेशा आपको ये चीजें याद रहेंगी। इसमें से अगर कुछ नोट करना है या इस तरीके का कोई फॉर्मेट अगर आपको खुद को भी ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 42 मिनट्स लग गए सिर्फ आपको एटीडी बताने में, बट ये अब हमेशा आपको याद रहेगा और कोई भी गलती नहीं होगी। आगे चले अब हम लोग सर, एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा। हाँ सर आगे आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर सर हम लोग कहां तक 7 तक किए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे, मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, मिस्टर एक्स एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, he deposited a sum of rupees 50,000 with life insurance corporation every year for the maintenance of his disabled grandfather who is wholly dependent upon him. ओके सर, अब देखो एक छोटी सी बात बता रहा है आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा चीजें हो सकता है। एक मान लीजिए आदमी है, ठीक ठीक है सर, ये आदमी है, ये चला गया अब यूके के अंदर जॉब करने, ये भाई साहब चले गए यूके के अंदर जॉब करने, ठीक है। अब इनके पेरेंट्स या फिर कोई भी इन पे डिपेंडेंट पर्सन, कोई भी इस आदमी के ऊपर डिपेंडेंट पर्सन है और ये रहता है इंडिया में। अब बताइए भाई साहब क्या करें? तो एक ऑप्शन चलता है मार्केट में कि आप किसी ट्रस्ट को, इंस्टीट्यूशन को या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को हो सके कुछ पैसा डिपॉजिट कराते हो फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस या केयर ऑफ दैट डिपेंडेंट पर्सन। ऐसा होता है कि भाई साहब ये तो आदमी चला गया यूके में अपनी जॉब कर रहा है और जो भारत में व्यक्ति रह रहा है उसकी देख रेख, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसकी प्रॉपर दवाई पानी चलती रहे, उसके लिए किसी इंस्टीट्यूशन को या एलआईसी को पैसा दे दिए और वो इंस्टीट्यूशन या एलआईसी इनको संभाल रही है। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है चीजें, ठीक है। बहुत तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि ओल्ड एज होम्स में लोग पैसे देते हैं ताकि उनके डिपेंडेंट्स को वहां संभाला जा सके।
बस ऐसा है, बट ये सेक्शन किसी और चीज पे है। चलो अभी अब ये सेक्शन किसके ऊपर है, आओ यार यही बता देते हैं। सर ये सेक्शन है 80 डी, सेक्शन है सर 80 डी। सर ये सेक्शन किसके ऊपर है, ये सेक्शन बोलती है आपसे डिडक्शंस, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल। ये देखो, अगर आप किसी डिपेंडेंट डिसेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आदमी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होता है कि वो इंसान आपका डिपेंडेंट भी होना चाहिए प्लस डिसेबल भी होना चाहिए, डिपेंडेंट भी होना चाहिए और डिसेबल भी होना चाहिए। अगर उस इंसान ने डबल डी है तब उसके लिए अगर आप कोई खर्चा करते हैं तो आपको 80 डी के अंदर डिडक्शन मिलता है। अब सर डिपेंडेंट को भी हमारे एक्ट ने ही एक्सप्लेन किया होगा और डिसेबल की मीनिंग भी हमारे एक्ट ने ही एक्सप्लेन की है। दोनों की मीनिंग एक्सप्रेसिवली हमारा इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 डी बता रहा है, इसलिए अपने मन से मत लगा लेना कि है मेरा छोटा भाई मेरा डिपेंडेंट है, ऐसे कुछ अपने मन से नहीं मत लगा लेना। डिसेबल कौन होता है ये भी यही इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80 डी बताएगा और डिपेंडेंट कौन है ये भी यही इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन बताएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर। देखिए सर अब आगे क्या बोलते हैं, इसकी एज भी बोलता है 60 ईयर और मोर होनी चाहिए जिसके लिए आप खर्चा कर रहे हैं। यहां पे देखो, ये देखिए, ये एलिजिबल कौन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को देता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को ये खर्चा दिया जाता है और एज ऑफ 60 ईयर और मोर होना चाहिए बाय सच इंडिविजुअल और द मेंबर ऑफ एचयूएफ एंड पेमेंट और डिपॉजिट ऑफ सच स्कीम हैज बीन डिसकंटिन्यूड। इस चीज को बनाओ, इस चीज को हटाओ, ये इंडिविजुअल और एचयूएफ को पैसा मिलता है, मतलब के लिए डिडक्शन अवेलेबल होती है, कंपनी वगैरह के लिए नहीं। लेकिन सर मैंने भी आपको बोला ना कि सर डिपेंडेंट का मतलब भी बताएगा और डिसेबल का मतलब भी बताएगा। तो डिसेबल का मतलब जनरली इन्होंने बोला है कि जिसको डिसेबल, वो जिसको एक्ट स्पेसिफाई करे, डिजीज एक्ट के अंदर लिखा हो कि वो डिसेबल है। देखो डिसेबल बोले तो वो जिसको एक्ट बताए और डिजीज एक्ट में लिखा हो कि वो डिसेबल हो, और डिपेंडेंट का मीनिंग इन्होंने बता दिया। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फिर से क्वेश्चन पे आओ। फ्लिकर क्यों कर रहे हैं हम, फ्लिकर हट गया, चलो सर यहां पे पढ़ते हैं आप लोग। रेसिडेंट इंडिविजुअल 50,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को देता है हर साल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज डिसेबल्ड ग्रैंडफादर। तो सर डिसेबल्ड तो है, डिसेबल्ड तो है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे बेटा, द डिसेबिलिटी इज वन विच कम्स अंडर द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन एंड राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। मतलब भैया ये डिसेबिलिटीज एक्ट के अंदर आ गई है, एक्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बताएगा कि ये डिसेबल है तो भाई साहब डिसेबल है, बात खत्म, हम बैठ के चेक नहीं करेंगे। ओके सर। In 1995, a copy of certificate of medical authority is submitted. Compute the amount of deduction available under section 80 for the assessment या फीस चौबीस। अब देखो हमारा डिसेबल है ये आदमी और ये डिपेंडेंट भी है, तो सबसे पहली बात इंडिविजुअल और एचयूएफ को ये मिलता है, किस लिए, अपने डिपेंडेंट डिसे और डिसेबल जो बोथ हो उनके मेंटेनेंस के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डिडक्शन मिलता है। 80 डी के अंदर इंडिविजुअल और एचयूएफ को डिडक्शन मिलती है, किस लिए, डिपेंडेंट डिसेबल्स के लिए। इंडिविजुअल के लिए कौन होगा उस, और एचयूएफ के लिए कौन डिपेंडेंट डिसेबल होगा ये पता करना है अभी, ये एक हम लाइन अभी पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो अब देखिए यहां पे लिखा है इंडिविजुअल के लिए कौन डिपेंडेंट होता है, कौन डिपेंडेंट होता है, द स्पाउस चिल्ड्रन और पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर, स्पाउस चिल्ड्रन ब्रदर सिस्टर of the individual who is only or mainly dependent on such individual and not claim deduction under 80U in the computation of his income। और HUF के लिए उसका मेंबर उसका डिपेंडेंट होता है, इंडिविजुअल के लिए उसके पेरेंट्स, वाइफ, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रंस, ब्रदर और सिस्टर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट आते हैं, लेकिन वो स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर या पेरेंट्स 80U की डिडक्शन अपने इनकम टैक्स में, अपने इनकम टैक्स रिटर्न में न लेते हो। ठीक है, वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 80U की डिडक्शन ना लेते हो। ये 80U
स्पेसिफाइड डिजीज के लिए मिलने वाला डिडक्शन है, जो इसी चैप्टर के पेज नंबर 2 में एक समरी दी थी, वहां पे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था। ठीक, तो सर इंडिविजुअल के लिए कौन डिपेंडेंट है पता चल गया, एचयूएफ के लिए कौन डिपेंडेंट है पता चल गया। आपके क्वेश्चन में देखो क्या बहुत अच्छी लाइन बोल रही है कि भाई साहब ये बंदा डिसेबल तो है, ये बंदा डिसेबल तो है, लेकिन डिसेबल्ड ग्रैंडफादर है सर। देखो ग्रैंडफादर होता है ग्रैंड पेरेंट। ओ भाई साहब लोग यहाँ पे आओ, क्वेश्चन भाई साहब लोग, ये गलती होती है लोगों से। ग्रैंडफादर होते, ग्रैंडफादर मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रैंड पेरेंट को कहीं पे भी डिपेंडेंट की मीनिंग में मत नहीं लिया है, पेरेंट्स को लिया है, ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं लिया। इमोशनल मत होना, इमोशनल मत हो जाना। एक्ट में कुछ अगर एक्सप्रेसली कह दिया है ना, कुछ भी अगर एक्ट में एक्सप्रेसली कह दिया है तो जो कहा है उसी को मानेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये जो ग्रैंडफादर है ये डिपेंडेंट की मीनिंग में तो नहीं है, डिपेंडेंट की मीनिंग में तो नहीं है, डिसेबल की मीनिंग में है। अगर आपको 80 डबल डी की डिपेंडेंट और डिसेबल दोनों होना पड़ेगा। देखो 80 डबल डी कैसे याद रखेंगे, 80 डबल डी की अगर आपको डिडक्शन पानी है तो डिपेंडेंट और डिसेबल दोनों होना पड़ेगा। बट भाई साहब डिपेंडेंट की मीनिंग में कहीं ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आते, इसलिए भले ही ये कितना भी अच्छा पोता क्यों ना हो, कितना भी अच्छा ग्रैंडसन क्यों ना हो, इसको 80 डबल डी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, देखो since the amount deposited by Mr. X was for his grandfather, he will be he will not be allowed any deduction under section 80 double D। भाई साहब इनको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। The deduction is available if the individual SSC incurs any expenses for dependent disabled person। D plus D आपको सेक्शन मिलता है 80 डबल डी के अंदर डिडक्शन। ठीक, grandfather does not come within the meaning of dependent if defined under, does not come under the meaning of defined dependent। ओके ओके सर, सर और भी कुछ बात बताओगे क्या? हाँ एक बात बताइए, क्या किसी की मदद करना कोई अच्छा काम है? हाँ सर, किसी की मदद करना तो अच्छा काम है सर। सच में अच्छा काम है? हाँ सर, मदद करना तो अच्छा काम है, हमने तो पढ़ा है बचपन से। हाँ, तो गवर्नमेंट इनकरेज करना चाहती है कि आप लोगों की मदद करें, लेकिन किसकी मदद? राह चलते आदमी की मदद के लिए अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे तो सब लोग झूठा फूठा डिडक्शन लेने लगेंगे, सब झूठ मूठ का डिडक्शन लेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला ना कि भाई आप अपने डिपेंडेंट, अपने आप अपने डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन की मदद करिए और हमसे 80 डबल डी के अंदर डिडक्शन ले लीजिए। अब बात आती है, मान लीजिए आप अपना कोई डिपेंडेंट डिसेबल है, डिपेंडेंट की मीनिंग में जो आता है स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर। ओके, डिसेबल वो डिसेबल जिसको वो डिसीज हो, ये सब डिफाइंड है। तो डी प्लस डी वालों की आप मदद करिए, हमसे डिडक्शन ले लीजिए। सर कितना डिडक्शन, सर कितना डिडक्शन? तो ये एक लौती सेक्शन, एक लौती को लेंगे अभी तक पढ़ने में, ये पहली ऐसी सेक्शन है जिसके अंदर फ्लैट डिडक्शन दिया जाता है। सर जी फ्लैट डिडक्शन के बारे में बोल दिया गया, ले जा भाई ले जा, फ्लैट डिडक्शन ले जा। मतलब कोई लिमिट नहीं लगा रहे, हम सीधा बता रहे कि इतने की डिडक्शन देंगे। हर जगह आपने क्या पढ़ा है? 80C की डिडक्शन अप टू 1,50,000, 80C से ई वो तीनों सेक्शन जोड़ दो, अप टू 1,50,000। 80D में आपने क्या पढ़ा अभी? अप टू 25,000, सीनियर सिटीजन हो तो अप टू 50,000 रुपीज। लेकिन यहाँ पे फ्लैट डिडक्शन देते हैं, अप टू का कोई भी झंझट यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे भैया फ्लैट डिडक्शन देते हैं, अमाउंट जो फ्लैट डिडक्शन देते हैं, अमाउंट सुनो, फ्लैट ₹75,000 रुपीज का डिडक्शन, फ्लैट ₹75,000 का डिडक्शन। मतलब मान लीजिए ये एक आदमी है और इसने अपने डिपेंडेंट डिसेबल के लिए ₹20,000 खर्चा किया हो, तो भी इस आदमी को, भाई साहब मजे की बात सुनो, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, तो भी इस आदमी को 7.5 लाख रुपए, सॉरी 7.5 नहीं, 75,000 बेटा, सॉरी सॉरी, तो भी इस आदमी को 75,000 रुपीज का पूरा डिडक्शन दिया जाएगा, भले ही इसने कम खर्चा ही क्यों ना किया हो। भले ही आदमी कम खर्चा करता है, केवल और केवल 20,000 का भाई साहब ने खर्चा किया, फिर भी इसको 75,000 का डिडक्शन दे दिया जाएगा। आप अगर कायदे से देखिए तो इसको 55,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन मिल जा रहा है। तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट कहती है ज्यादा डिडक्शन ले रहे हो ना ले लो, लेकिन तुम्हारे कर्म कितने अच्छे हैं, कितने नेक आदमी हो तुम कि 20,000 रुपए के हिस्से इसकी मदद तो कर रहे हो। क्या 75,000 का हम तुम्हें डिडक्शन देने को तैयार है, तुम बस इसकी मदद करो। यहाँ पे एक तरीके का लालच भी देती है
कि भाई सामने वाले की तुम 5,000 रुपए की भी मदद कर दो, हम तुम्हें 75,000 रुपए का डिडक्शन दे देंगे, तो उस डिपेंडेंट की तुम मदद करो। ये भी गवर्नमेंट का मैसेज है। जबरदस्ती मदद करवा देती है, कहती है कि अच्छा तुम उसको 1,000 रुपए की भी मदद करोगे ना, तो भी हम 75,000 75,000 रुपए की डिडक्शन देंगे, जाओ उसकी 1,000 रुपए की तो मदद कर दो। लोग मदद कर देंगे। डिपेंडेंट डिसेबल, कौन से? डिपेंडेंट डिसेबल। डिपेंडेंट जो मीनिंग में बताया गया है, एक्ट में लिखा है डिसेबल, जो डिसीज उसको स्पेसिफाइड डिजीज हुई है। ठीक है सर। सर लेकिन हर कोई क्या बराबर डिसेबल होता है? मतलब देखो, कुछ लोग, डिसेबिलिटी का मतलब होता है पार्शियल डिसेबल, 80% डिसेबल, 20% डिसेबल, 40% डिसेबल। क्या पे डिसेबिलिटी देखो, जिस तरीके से आप बोलते हो ना एबिलिटी एक परसेंटेज में होती है, सर वो 100% कैपेबल है ये काम करने के लिए। सर वो 50% तो कैपेबल है, बट मुझे नहीं लगता वो ये काम बहुत अच्छे से कर पाएगा। उसको किसी का सहयोग मिल जाए, मदद मिल जाए, तो काम अच्छे से कर जाएगा। तो अगर हम एबिलिटी को कहते हैं कि कोई कितना ज्यादा कैपेबल है, तो डिसेबिलिटी को भी हम कहते हैं कि कोई कितना ज्यादा डिसेबल है। जैसे ये, अगर कोई 80%, अगर कोई 80% और मोर डिसेबल होता है ना, 80% और मोर डिसेबल होता है, उसको कहते हैं सेवरल डिसेबिलिटी। ठीक है, कोई 80% और मोर डिसेबल होता है, उसको कहते हैं सेवरल डिसेबिलिटी। तो ऐसे लोगों को ज्यादा पैसे की जरूरत है ना, ये जो, हाँ, तो ऐसे लोग ज्यादा पैसे की जरूरत है। देखो एक कुछ लोग हो गए जो 80% से कम डिसेबल है, उसको कहेंगे नॉर्मल डिसेबल, नॉर्मल डिसेबिलिटी। लेकिन जो 80% से भी ज्यादा डिसेबल है, सोचो जिसके बॉडी का 80% पार्ट वर्क ही नहीं कर रहा है, वो सेवरल डिसेबिलिटी में आता है। उसको उसके ट्रीटमेंट पे, उसके मेंटेनेंस पे ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है आपको 1,25,000 रुपए की। मतलब सर 80 डबल डी सेक्शन के अंदर हमको दो तीन बातें समझ में आ गई। पहली बात, डिपेंडेंट डिसेबल को पेमेंट करेंगे तो हमको डिडक्शन मिलती है। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ये डिडक्शन अवेलेबल होती है। एचयूएफ के लिए डिपेंडेंट डिसेबल्स कौन से होते हैं? डिपेंडेंट बोले तो मेंबर्स, और इंडिविजुअल के लिए डिपेंडेंट बोले तो वो लोग जो स्पाउस है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स है। ठीक है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, ये पांच लोग डिपेंडेंट्स में। डिसेबल में वो जिसको डिसेबिलिटी है और उसका सर्टिफिकेट लगा होगा। सर उसके बाद एक नई बात आ गई, सर डिडक्शन कितना? तो 75,000 रुपीज तक डिडक्शन मिल जाता है ना, रुपए तक नहीं, रुपए का, सुनो, रुपए तक नहीं, रुपए का, बिकॉज फ्लैट डिडक्शन मिलती है 75,000 रुपीज की। लेकिन डिसेबिलिटी जाता है 80% और मोर डिसेबल है, सेवरल डिसेबल है, तो उसको 1,25,000 रुपए की फ्लैट डिडक्शन मिल जाती है। इसका मतलब अगर इस आदमी ने खर्चा किया है, मान लीजिए सिर्फ रुपीज 20,000 रुपीज ओनली, और वो किसी ऐसे पर्सन के लिए खर्चा किया है जो नॉर्मल डिसेबल है, 80% से कम डिसेबल है, तो सर उसको 75,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर 80% से ज्यादा वाले के लिए खर्चा कर दिया तो 1,25,000 का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। इरिस्पेक्टिव, भले ही खर्चा कम ही क्यों ना किया हो, भले ही 20,000 खर्चा किया, फिर भी 1,75,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर मान लो इसने 2 लाख रुपए का भी खर्चा किया होता ना, तो भी सर 1,25 का ही डिडक्शन मिलता, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलो सेम क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं सर। व्हाट विल बी द डिडक्शन इफ मिस्टर एक्स हैड मेड दिस डिपॉजिट फॉर हिज डिपेंडेंट फादर? ओ भाई, अगर अपने पिताजी के लिए इसने कर दिया होता तो क्या होता? भाई डिपेंडेंट फादर के लिए करता, तो फादर तो इंडिविजुअल के लिए, फादर तो डिपेंडेंट की मीनिंग में आ गया ना। क्या था भाई, याद करो ना। ब्रदर सिस्टर पेरेंट, नहीं दिख रहा होगा मेरे हाथों के, यहाँ वाला दिखे कहाँ, यहाँ पे ब्रदर सिस्टर पेरेंट स्पाउस चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स में मदर फादर आ गए। तो मतलब अपने डिपेंडेंट की डेफिनेशन में फादर आता है, प्लस डिसेबल भी है, इसकी मेंटेनेंस के लिए कोई खर्चा किया है, तो भाई अगर वो नॉर्मल डिसेबल है तो 75,000 रुपए का डिडक्शन, और अगर सेवरल डिसेबिलिटी है, 80% और मोर की डिसेबिलिटी है, तो 1,25,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। तो देखो, सिंस द एक्सपेंस वाज इनकर्ड फॉर ए डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन, मिस्टर एक्स विल बी entitled to claim a deduction of rupees 75,000 under section 80 डी irrespective of the amount deposited। इससे ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन लिख बेटा, मेरे बेटा क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितना भी बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखो, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, कितना भी अमाउंट अगर आपने डाला उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन 80% और मोर डिसेबिलिटी, ओके।
या 80% से कम डिसेबिलिटी है, इसके ऊपर 75,000 या 1,25,000 का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। अमाउंट से मतलब नहीं होता है। इनकेस सेवर 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 डिसेबिलिटी है, SEVERE, अच्छा हाँ ठीक है सेवर डिसेबिलिटी है, तो सर आपका डिडक्शन 1,25,000 रुपए तक का हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अगर आपको ये सब चीजें लिखनी है, नोट करनी है, तो बेटा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलो करो नोट आप। तो सर स्टार्ट करते हैं अपनी अगली सेक्शन, दैट इज सेक्शन 80E। ई मतलब एजुकेशन। अगर आपने पढ़ने लिखने के लिए एजुकेशन पर्पस के लिए कोई लोन लिया है और उस लोन का जब इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, तो सर उस इंटरेस्ट पे भी डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80E। ई मतलब एजुकेशन, ऐसे याद रखा जाएगा। सर अब कितना डिडक्शन मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं कितना डिडक्शन मिलता है, लेकिन हाँ ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि जो डिडक्शन मिलता है ना, वो इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। याद रखना, प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं, प्रिंसिपल का नहीं बोल रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन की बात नहीं करते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80। और अगर उस लोन को हमने टेक किया है फॉर द हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए अगर हम कोई लोन लेते हैं, सर पहली बात तो एलिजिबल एसएससी कौन, तो इंडिविजुअल्स, केवल इंडिविजुअल्स ही तो लोन लेके पढ़ेंगे ना। हाँ सर, तो इंडिविजुअल्स ने अगर लोन लिया हायर एजुकेशन के लिए और उसके इंटरेस्ट गया, लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं, अगर उसका इंटरेस्ट गया है, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80E। सर कितनी अमाउंट तक मिल सकती है? तो जितना भी एक्चुअल बेसिस पे गया होता है ना, जितना भी एक्चुअल बेसिस पे इंटरेस्ट गया होता है, पूरे के पूरे अमाउंट की डिडक्शन मिल जाती है। ऐसा कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है कि इतना ही ब्याज होना चाहिए, बिकॉज पता नहीं आपकी फीस कितनी हो। सर दूसरी बात, हायर एजुकेशन से क्या मतलब है सर आपका? सर हायर एजुकेशन से क्या मतलब है, तो आपके बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो अच्छे से डिफाइन किया है कि हायर एजुकेशन का क्या मतलब है। बट आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूं, आफ्टर 12th आप 12वीं कक्षा के बाद आप जो भी पढ़ाई करते हो, वो सब हायर एजुकेशन की मीनिंग में आएगा। सर अब आपका नया क्वेश्चन आएगा, सर हम अपने लिए लोन लें या फिर मेरे पिताजी मेरे लिए लोन लें, तो सर कौन किसके लिए लोन ले? सड़क पे चलते हुए आदमी के लिए लोन ले? भाई सड़क पे चलते हुए आदमी के लिए कौन लोन लेता है लाइक। लेकिन देखो इंस्टीट्यूट आपसे एक लीगल गार्जियन के पॉइंट पे गेम खेल जाती है। तो सर सबसे पहले समझिए ये लोन ले कौन सकता है। तो सर सबसे पहली बात है इंडिविजुअल्स, यहां तक तो पता है ना सर, इंडिविजुअल्स लोन ले रहे हैं, इंडिविजुअल्स। अगर इंडिविजुअल लोन ले रहा है तो किसके लिए ले रहा है सर? या तो खुद के लिए ले रहा हूं, या तो फिर सर अपनी स्पाउस के लिए ले रहा हूं, स्पाउस हर जगह आ जाती है इंडिविजुअल के साथ, या तो फिर सर अपने चिल्ड्रंस के लिए ले रहा हूं। यहाँ पे अगेन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात नहीं है। वैसे भी बात है कि लड़का डिपेंडेंट ही तो होगा अगर उसके लिए ले रहे हैं, बट लिखा नहीं है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो उस चीज को कंसीडर हम नहीं करेंगे। मैं भी एक बार क्लियर कर लेता हूँ बेटा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वर्ड होगा। ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टाइप नहीं है। साथ ही साथ देखो हम लोन किसके लिए ले सकते हैं, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए। साथ ही साथ सर यहाँ पे एक वर्ड आ गया लीगल गार्जियन के लिए, जिसके हम इन तीनों के अलावा जिसके हम लीगल गार्जियन होते हैं, उसके लिए भी हम लोन ले सकते हैं। मतलब देखो एक छोटा सा एग्जांपल समझो, मतलब सर एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाना चाहते हैं। मानते हैं सर यहाँ पे कोई मिस्टर रॉबिन है, ये रॉबिन रॉबिन ठीक रॉबिन है, मिस्टर रॉबिन है, ठीक है। इनका ब्रदर है, ब्रदर इनका ये ब्रदर है, और ये ब्रदर की वाइफ है, ब्रदर्स वाइफ, ठीक ब्रदर्स वाइफ ये है, ठीक। ये दोनों लोग घूमने गए, चलो घूमने चले। अरे यार कार कैसे बनती है, ठीक है। ये दोनों लोग घूमने गए, चलो घूम के आते हैं, ठीक है। घूमने चले, चल घूमने घूमने गए ये लोग। भाई साहब ये लोग जा रहे हैं ऐसे घूमने, गाड़ी, और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इन लोगों की हो गई भाई डेथ। घूमते घूमते घूम लिए ये लोग, घूमते घूमते निकल लिए, ठीक है। बट क्या था कंडीशन, इनका एक छोटा सा बेबी था। अब इस बेबी को कौन संभाले? तो आप इसके बन गए लीगल गार्जियन। ये आप अपने भाई के बच्चे के
बन गए लीगल गार्जियन। ठीक है, इसके क्या बन गए आप लीगल गार्जियन बन गए, मतलब आप अपने भतीजे के लीगल गार्जियन बन गए ना। आप अपने भतीजे के लीगल गार्जियन बन गए ना। अपने भतीजे को वापस संभालोगे क्योंकि माता पिता तो जा चुके हैं। तो सर इस जिसके अगर आप लीगल गार्जियन होते हैं और उसके एजुकेशन के लिए अगर आपने लोन लिया है, उस लोन का इंटरेस्ट पे करते हो। याद रखना बाबू, बार बार लोन का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं है। लोन का इंटरेस्ट अगर आप पे करते हो तो 80 ई फॉर एजुकेशन के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए आपको डिडक्शन दिया जाएगा। ठीक है सर। सर हाँ, कितने अमाउंट का, तो यहाँ पे देख लो, क्वांटम नॉट डिटरमाइंड, क्वांटम कोई डिटरमाइंड नहीं है। सर कब देते हैं लेकिन ये देखना पड़ेगा। सर कब देते हैं ये देखना पड़ेगा। और हायर एजुकेशन में किस कोर्स के लिए हम सर कोर्स सीख रहे हैं कि बम कैसे बनाते हैं, बेटा वो कोई एजुकेशन नहीं है। तो अगर हम बात करें तो एजुकेशन कौन सी एजुकेशन, तो सर सीधी सी बात हम करेंगे कि एजुकेशनल कोर्स हो, पहली बात तो एजुकेशनल कोर्स हो कोई, और साथ साथ यहाँ पे वोकेशन इंक्लूड वोकेशनल कोर्स। एक सेकेंड, अगर आपसे कहीं कुछ ऐसा भी पूछ सकते, इंक्लूड्स वोकेशनल कोर्स। देखो पहले, अब आप फिर से समझो। अगर आपको डिडक्शन मिलती है किसके लिए सर, किस लिए, अगर आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, या जिसके आप लीगल गार्जियन है, उसको पढ़ाने के लिए कोई लोन लिया और उस लोन का इंटरेस्ट रीपे करते हैं, तो सर आपको 80 की डिडक्शन मिल सकती है, जिसका कोई भी क्वांटम नहीं है, एक्चुअल बेसिस पे इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन मिलती है। दूसरी बात सर कौन सी एजुकेशन, हायर एजुकेशन आफ्टर 12th पास। सर हायर एजुकेशन का क्या मतलब, 12वें साल के बाद हम कुछ भी पढ़ रहे हो तो भी नहीं, आप सॉरी 12वीं कक्षा के बाद कुछ भी पढ़ रहा हो तब नहीं। अब वो आपका पहली बात तो एजुकेशनल कोर्स होना चाहिए, कोई भी एजुकेशनल कोर्स, अरे एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, सी हो गया, एजुकेशनल कोर्स इंक्लूड वोकेशनल कोर्स। क्वेश्चन में पूछेगा सर ये वोकेशनल कोर्स है, क्या डिडक्शन मिलेगी, तो याद रखना एजुकेशनल कोर्स इंक्लूडेड वोकेशनल कोर्सेज। ठीक है सर, डिडक्शन कब मिलेगी। अब एकदम लास्ट पॉइंट है, डिडक्शन कब मिलेगी, तो देखो डिडक्शन कब मिलती है, जनरली ऐसा होता है, बीटेक जो बच्चे आपके आसपास कर रहे होंगे उनको आपने देखा होगा, जब वो बीटेक करते हैं तो 4 साल का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और फोर्थ ईयर के बाद जब इनकी जॉब लग जाती है तो सर यहाँ से यहाँ पे रीपेमेंट होता है। रीपेमेंट किसका होता है, लोन का, और सर प्लस इंटरेस्ट का, यहाँ पे दोनों चीजें जाती है। तो कहीं ना कहीं जब वो वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स या वोकेशनल कोर्स या एजुकेशनल कोर्स जब वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं, एजुकेशनल कोर्स प्लस वोकेशनल कोर्स जब कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस कंप्लीट करने के बाद जॉब करते हैं, जब जॉब करते हैं और जब पेमेंट करते हैं तो उस समय मिलता है। व्हाट द मीन, मतलब सर कब तक मिलेगा, तो जब आपने स्टार्ट किया ना, यहाँ पे जब आपने स्टार्ट किया, व्हेन यू स्टार्टेड टू पे इंटरेस्ट, उस साल से आपको मिलना शुरू होगा, और अगले 7 असेसमेंट ईयर तक मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, अगले 7 असेसमेंट ईयर तक मिलेगा। टोटल 8 असेसमेंट ईयर तक सर इसका डिडक्शन मिलता है। लेकिन जिस ईयर में पहली बार इंटरेस्ट दिया, जिस ईयर में पहली बार इंटरेस्ट का पेमेंट किया, वो करंट ईयर, और उसके बाद के आगे के 7 सालों तक आपको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलती है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर, क्लियर है। इसका मतलब सीधी बात, नो बकवास। 80 सेक्शन के अंदर बहुत इजी सेक्शन है। 80 में होता ही क्या है भाई, कोई याद नहीं रखना, एजुकेशन के लिए लिए हो, अपनी अपनी पत्नी या अपने बच्चों के लिए, या फिर जिसके लीगल गार्जियन हो उसके लिए, हाँ सर उसके लिए है। आफ्टर 12th की हो, हाँ सर। एजुकेशनल या वोकेशनल कोर्स है, हाँ सर। तो डिडक्शन ले लो ना, जितने अमाउंट है उतने अमाउंट तक का ले लो, और साथ करंट ईयर प्लस 7 असेसमेंट ईयर तक के लिए डिडक्शन मिल सकती है। इससे इजी तो कुछ होता ही नहीं है सर। ओके, लेकिन इस हर जगह बच्चे एक गलती करते हैं, इंटरेस्ट किसको पे कर रहे हैं ये वाली चीज भूल जाते हैं। इंटरेस्ट का जो पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, हमने लोन लिया कहां था, तो भाई साहब अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मतलब अगर हमने लोन लिया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या तो फिर सर चैरिटेबल ट्रस्ट से, तो सर दोनों ही केसेस में हमको ये बात अलाउड है। हमने अपने ब्रदर से लोन ले लिया, हमने अपने दोस्त से लोन ले लिया, तब अलाउड नहीं है। वो लोन जो है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल ट्रस्ट से लेना हो चाहिए, तो उस लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है। इज इट क्लियर। हाँ सर, यहां तक की बात तो क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 95 कहां से खुल गया,
ये वाला पेज मैंने आपको पढ़ाया है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। जो मेरा देश बदल रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सर मिस्टर बी हैज टेकन 3 एजुकेशनल लोन। भाई साहब 3 डिग्री लेने के चक्कर में इन्होंने 3 एजुकेशनल लोन ले लिया। देखिए कौन कौन से। 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने एक लोन लिया है, 1 अप्रैल 2022 को एक लोन लिया है। द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। तीनों लोन मतलब अप्रैल 2022 की डिटेल दी हुई है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E फॉर द असेसमेंट ईयर 2024। 80E के लिए क्या डिडक्शन निकलेगा? ओरली सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो ओरल सॉल्यूशन निकालते हैं, कैलकुलेटर पे निकाल लो। सर हुज फॉर हुज एजुकेशन लोन वाज टेकन। मिस्टर बी खुद के लिए ले सकते हैं, सन ऑफ बी अपने बच्चे चिल्ड्रन के लिए ले सकते हैं, डॉटर ऑफ बी अपने चिल्ड्रन के लिए ले सकते हैं। तो किसके किसके लोन ले सकते हैं? सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन या लीगल गार्डियन। तो ये ओके है कंडीशन, पहली कंडीशन सही है। दूसरी बात, पर्पस ऑफ लोन एमबीए क्लास 12 के बाद होता है हायर एजुकेशन। यस सर, बीएससी हायर एजुकेशन, बीए 12 के बाद होता है हायर एजुकेशन। अमाउंट ऑफ लोन, इसका कहीं पे भी मैंने आपको 80E में बताया, अमाउंट ऑफ लोन कुछ भी हो, हमें क्या करना है, हमें कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं कितनी अमाउंट तक का लोन होना चाहिए। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए अमाउंट ऑफ लोन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, ठीक है। एनुअल रिपेमेंट ऑफ लोन, क्या ही मतलब है भाई, हमें 80E के लिए एनुअल रिपेमेंट तो देखना नहीं होता है। एनुअल रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, काम की बात। इंटरेस्ट का खर्चा बताइए सर, इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट कितना गया, उतने का 80D में डिडक्शन मिलेगा। तो सर यहाँ पे 20,000 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा था, यहाँ पे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा था, और यहाँ पे 18,000 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा था। तो 80E के अंदर डिडक्शन कितनी मिलेगी? 20,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000, डेट इज सर यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करिए तो सर टोटल 48,000 रुपीज का सर डिडक्शन हमको मिल जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल बेसिस पे सर कोई कैप लगा ही नहीं है, कोई लिमिट लगी नहीं है। तो हमें लगता है सर 48,000 इसका आंसर होगा। और देखिए क्या लिखा है 48,000, क्या ये डिफिकल्ट था बेटा? अगर अब ये चार्ट भी अगर आप देखोगे ना, ये वाला जो मैंने आपको अभी बनवाया था वो येलो शीट पे, चीजें ऐसे रिकॉर्ड होंगी, ऐसे, बड़ा ही मजा आएगा। ठीक है ठीक है, देखो इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें 80EE, ये क्वेश्चन, ये सेक्शन के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, बट ये मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगता, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम जोन के ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर अगर ये कंडीशन मीट आउट हुई तो ही ये क्वेश्चन बनता है। अब पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट में दिया हुआ है अभी भी, मेरे को नहीं लगता आना चाहिए, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। आओ, मिस्टर ए परचेस्ड, सॉरी, मिस्टर ए purchased a residential house property for self-occupation at a cost of rupees 45 lakh on 1st of April 2017, in respect of which he took a housing loan of 35 lakh from a Bank of India at the rate 11% per annum। कुछ बात नहीं की है, हम एक घर ले रहे हैं जिसकी कॉस्ट आ रही है 45 लाख रुपीस की, लोन हमने लिया है कितने का? 35 लाख रुपए का एट द रेट 11%। मेरे पास पहले से कोई घर नहीं है, ये दो बात लिखी है ऑन द सेम डेट। ये लोन लिया कब है? सर ये लोन देखिए आपने कब लिया है, 1 अप्रैल 2017 को, मतलब प्रीवियस ईयर 2017-18 में लोन लिया है। प्रीवियस ईयर 2017-18 में आपने सर लोन लिया है। प्रीवियस ईयर 2017-18 में सर आपने लोन लिया है। सॉरी 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 सॉरी, मेरे से भी गलती होगी। देखो ये चीज गलत है, लोन 17-18 में नहीं लिया है। आगे पढ़ते हैं। द लोन वॉज सैंक्शन ऑन 28 ऑफ मार्च 2017। ओके सर, जिस दिन सैंक्शन हो गया ना, भले ही विड्रॉ किसी भी दिन की हो, हमको सैंक्शन लोन जिस दिन हो गया माना जाएगा, लोन उस दिन लिए हैं। मतलब हमने 28 मार्च 2017 को ही लोन ले लिया था। किस प्रीवियस ईयर के अंदर मेरा लोन फॉल करेगा बताओ? किस प्रीवियस ईयर के अंदर? 2016-17 प्रीवियस ईयर में मैंने लोन लिया। यहाँ पे अगर आप फिर से पढ़ते हैं, देखो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए 45 लाख रुपए का, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही टूक अ हाउसिंग लोन ऑफ 35 लाख फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया एट द 11% ऑन 1 अप्रैल 2011। भैया सेल्फ ऑक्यूपेशन वाली जो कॉस्ट थी वो 45 लाख है। लोन किस दिन सैंक्शन हुआ? लोन उसके पहले ही सैंक्शन हो गया। घर खरीदने की, शब्द सुनो, परचेज, घर खरीदने के पहले ही लोन सैंक्शन हो गया। तो जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ है ना, उस डेट को माना जाएगा कि हमने लोन लिया है। बाबू इधर, जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ है उस दिन को माना जाएगा कि हमने लोन लिया है। तो यहाँ पे 2016-17 को माना जाएगा कि हमने लोन लिया है। इज इट क्लियर?
हाँ सर, ये बात भी क्लियर हो गई। अब नई कहानी, कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा सर, ओके, कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कुछ नहीं सर। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सर आप एक चीज अभी तक पढ़े हो, यहाँ पे ये स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है? आपने अभी तक एक चीज पढ़ी है, सुनो इधर प्लीज भाई लोग। आपने सर हाउस प्रॉपर्टी हेड मेरे से पढ़ लिया है, हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा था, उसकी सेक्शन 24 आती थी। सेक्शन 24 हम पढ़ते थे क्या, ऑन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो हम सर यहाँ पे इंटरेस्ट का खर्चा सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या लेट आउट हो, हम एक लिमिट तक उसको अलाउड करते थे, और वो भी थी सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिमिट बता दो क्या थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिमिट बता दो सर, 2 लाख रुपए थी। क्योंकि आपके इस क्वेश्चन में लिखा है कि इसके पहले कोई घर ओन नहीं करते थे, तो भाई कोई घर खरीद के किराए पे थोड़ी चलाएगा और खुद भी किराए पे रहेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाएगा। घर पहले कोई था नहीं, घर अभी खरीदा तो अब उसमें रहने के लिए खरीदा होगा। तो सर 24B में ही हम इंटरेस्ट अलाउ करते थे 2 लाख रुपए तक। तो सर ये कौन सी सेक्शन आ गई जिसको आप बोल रहे हो कि 80EE, पढ़ाई करने के बाद क्या खरीदते हो आप, घर। 80E में आपने क्या पढ़ा, देखो सेक्शन 80E में आपने क्या पढ़ा, ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के बाद आप अपना घर खरीद लेते हो, तो 80EE आ गई यहाँ पे, ठीक है सर। ये अलग टाइप की सेक्शन आई है, और ये गवर्नमेंट ने कुछ पीरियड 1 साल के लिए सेक्शन निकाली थी, कि उस ईयर के बीच में जब होता है ना हाउसिंग को प्रमोट कर रहे थे ये लोग, ठीक है, उस समय अगर किसी ने लोन ले लिया है उसको ये एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। सर उसके बाद से नहीं, उस समय पे उस साल में अगर किसी ने लोन ले लिया तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। और सर ये 24B में जो इंटरेस्ट जाता है ना, उसके अलावा एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। अब आओ सर समझाओ, सर समझा दो सर। देखो एक यहाँ पे गवर्नमेंट आई, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट आई, बोली मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, अब हम कुछ तुम लोगों को गिफ्ट देंगे। गवर्नमेंट बोली हम सिर्फ और सिर्फ 2016-17 वालों को गिफ्ट देंगे। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, पॉलिटिकल मुद्दा है, इलेक्शन लॉजिक रहा होगा, 2017 में भी इलेक्शन हुए हैं, जो भी रहा हो कोई मतलब नहीं, ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे लिए लगेगी जिन्होंने लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग 2016-17। आपके क्वेश्चन में 28 फरवरी 2000 था ना, क्या है यार ये डेट, 28 मार्च 2017 को लोन सैंक्शन हुआ था, इसलिए 28 मार्च 2017 को 28 मार्च 2017 को लोन सैंक्शन हुआ था। देखो सैंक्शन हुआ था, इसलिए प्रीवियस ईयर 16-17 ही आ गया और आपके ऊपर भी सेक्शन लग गई है। तो इस प्रीवियस ईयर में जिसको लोन सैंक्शन हुआ, किसके लिए, उस एसएससी के लिए जो घर को खरीदना चाहता था, जहां पे वैल्यू ऑफ द हाउस इज लेस देन 50 लाख, घर की कीमत 50 लाख से कम है। आपके क्वेश्चन में देखो 35 लाख की दी हुई है। द एसएससी शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन। एसएससी के पास जिस दिन लोन लिया है उस दिन कोई और हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी, और लोन का अमाउंट भी 35 लाख रुपए तक ही है या उससे कम है, तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है अभी बता रहे हैं, देखो एडिशनल बेनिफिट मिलता है, लेकिन इस कंडीशन में देखो यहाँ पे जो एसएससी है इसके पास ये कोई और हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी, ये इनकी पहली हाउस प्रॉपर्टी है, हाउसिंग लोन 35 लाख रुपए का ही लिए, और घर की कीमत भी 50 लाख से कम ही है। तो सर इनको एडिशनल बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखा है assuming that the entire loan was outstanding on 31 मार्च 2023, what does own and he does not own any other house property। तो सर एडिशनल बेनिफिट क्या मिलेगा, पहले निकालते हैं इंटरेस्ट क्या लगा। अगर 31 मार्च 2023 को पूरा का पूरा लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, मतलब एक भी रुपया हम प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं किए हैं, मतलब मैंने जो 35 लाख रुपए का लोन लिया था, उस 35 लाख पे पूरा का पूरा 11% ब्याज जाएगा, क्योंकि 35 लाख में कुछ भी पैसा हमने वापसी नहीं की। देखो लिखा है इंटायर लोन अमाउंट वॉज आउटस्टैंडिंग, तो 35 लाख का 11% आपका आता है 3,85,000 रुपीज। हाँ सर ये चीज तो क्लियर हो गई, 3,85,000 रुपीज आता है। अब सर मजे की बात क्या है कि सर हमको ये बताइए कंडीशन तो मेरी सही है, और ये सिर्फ और सिर्फ सुन लो स्पेशल सेक्शन है बेटा, इधर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर 16-17 वालों के लिए है ये क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ उसी ईयर में जिसने लोन लिया, उसके बाद लिया उसके पहले लिया कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। उस साल इनको मन किया कि चलो हम खुश हैं, सबको खुश कर दें, हम एक सेक्शन दे रहे हैं एडिशनल बेनिफिट। तो सर इन लोगों को ना
इन लोगों को क्या होगा, फायदा क्या मिलेगा? देखो जनरली सभी को क्या होता है, जनरल सभी को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए तक का फायदा मिलता है। जो इनको क्या बोला गया कि भाई तुमको एडिशनल 80 वालों को एडिशनल कुछ बेनिफिट देंगे और एडिशनल देंगे अप टू ₹50,000 तक की डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट। मतलब आपके इस क्वेश्चन के अंदर देखिए मैडम का कितना, 3,85,000, 3,85,000 का इंटरेस्ट आया है। बोल भाई 3,85,000 का इंटरेस्ट आया है। हाँ सर, तो ये जो 3,85,000 का इंटरेस्ट आया है इनके लिए क्या होगा, ये इन्होंने अपना जो लोन लिया है वो प्रीवियस ईयर 16-17 में लोन सेक्शन हुआ है और इनका इंटरेस्ट आया 3,85,000। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ये 2 लाख रुपए का यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो क्लेम करेंगे, 2 लाख का फायदा लेंगे और इन्हीं को एक लौता 80 सेक्शन में 50,000 का एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब फायदा इनको 2.5 लाख रुपए का होगा। और जिसने 16-17 में लोन नहीं लिया था घर बनाने के लिए और घर की कीमत 50 लाख से ज्यादा थी, लोन 35 लाख से ज्यादा था, उनके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगती है। अगर आपने 16-17 में लोन सैंक्शन कराया है, घर की कीमत 50 लाख से ज्यादा है, लोन का अमाउंट 35 लाख से, सॉरी, घर की कीमत 50 लाख या उससे कम है, लोन का अमाउंट 35 लाख या उससे कम है, आपने लोन 16-17 में लिया था, तो आपको 50,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट का ऑन लोन के ऊपर, जो कि आपने हाउस को खरीदने के लिए लिया था 50,000 रुपए तक का, अंडर सेक्शन 80 सेम क्वेश्चन है यार। देखो क्वेश्चन मतलब बेकार है सेक्शन भी, इसको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या ही मतलब है। किसी एक टाइम पीरियड के लिए एक सेक्शन लाई गई, उस पर क्वेश्चन बना है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर एडिशनल कुछ भी, ठीक है। बट हाँ ध्यान देना है कि बुक में क्वेश्चन है तो हो सके एग्जाम में भी आ जाए, तो बच्चे बस ध्यान देना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, डिडक्शन अलाउबल वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो 35 लाख रुपए मेरा पूरा आउटस्टैंडिंग था 11% के हिसाब से, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B कितना आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन 3,85,000 रुपए। हाउस प्रॉपर्टी मत भूलो, याद करो सबसे पहले सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू में स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू माइनस सर 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, उसके बाद सर उसके बाद आता है सेक्शन 24B का इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेशन, इस सबों के लिए जो हम लोग लेते हैं, वो 24B का डिडक्शन आपको 2 लाख रुपए तक का मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज। तो आम आदमी के लिए तो यहां तक होगा। अब वो आदमी जिसने 50 लाख से कम का घर लिया है, 35 लाख से कम का लोन लिया है और 16-17 में लोन लिया, उसको ये एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। आपको देखो कितना एडिशनल बचा, 3,85,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट था, आपको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल गया हाउस प्रॉपर्टी हेड में। सर ये जो 50,000 रुपए का, 1,85,000 रुपए का जो एडिशनल मिला ना, पूरा अलाउड नहीं होगा, ये भी रिस्ट्रिक्टेड टू 50,000 तक आपको अलाउड हो जाएगा। सिर्फ यही है क्वेश्चन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन तो हमें क्लियर हो गया है, ये वाला क्वेश्चन तो हमें क्लियर हो गया है। इस चीज में अगर किसी को कहीं कोई उलझन हो तो मुझे बताए और इसको एक बार रिवाइज करें। इसके बाद की जो 2 सेक्शन है ना, इसके लिए मैंने एक कंपैरिजन चार्ट भी बना के रखा है, उस चार्ट को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे ई, अभी ये डबल ई था, डबल ई ए डबल ई बी भी है। पहले इसको थोड़ा सा एक बार ना राइट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन कर लीजिए। सर इसी में कुछ और सेक्शंस हैं जो 80EE ए 80EE भी है, उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे और एक चार्ट बना के थोड़ी देर बाद दिखाते हैं। पहले 80EE पे आते हैं। 80EE ये भी सिचुएशन टाइम फ्रेम बेस्ड है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई आदमी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेता है और उस हाउस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए या उससे कम है और वो इंडिविजुअल कोई और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ओन नहीं करता है, कोई इंडिविजुअल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेता है, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए या उससे कम है, कोई और हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, और अगर उसने लोन सैंक्शन करवाया है बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2019, तो उसको 80EE का भी बेनिफिट मिलता है।
लेकिन एक और कंडीशन है सर कि द इंडिविजुअल शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 मतलब 80 जो अभी पढ़ा है ना आपको, जिसमें प्रीवियस ईयर 16-17 के बीच में लोन लिया हो, अगर वहां पे लोन लेके वहां पे कोई आप क्लेम कर रहे हो ना डिडक्शन, तो दोबारा यहाँ पे दोबारा लोन लेके फिर से क्लेम नहीं कर सकते। मतलब सर देखो, प्रीवियस ईयर 2016-17 पे इन्होंने इंटरेस्ट निकाल दिया, मतलब इसके बीच में अगर किसी ने लोन लिया है तो उसको बेनिफिट निकाल दिया। 2018-2019 उनको समझ में नहीं आया, फिर 2 साल बाद फिर लगा कि यार इलेक्शन आ सकते हैं, लोगों को कुछ दो फायदा, तो उन्होंने बोला 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2022 तक के बीच में अगर लोन लिए, यहाँ पे इतने टाइम इन्होंने दे दिया है, लोन लिए तो आपको अगेन एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, और वो सेक्शन होगी आपको एडिशनल बेनिफिट की 80EE और कितने रुपए तक का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा सर? 1,50,000 रुपए तक का। ठीक है, पिछले सेक्शन में 50,000 रुपए था, इसमें एडिशनल बेनिफिट 1,50,000 का मिलेगा, वो भी इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। 24B में 2 लाख का मिल रहा था, उसके अलावा एडिशनल है ये 1,50,000 रुपए, उसके अलावा एडिशनल है 1,50,000 रुपए। लेकिन भाई साहब स्टैंप ड्यूटी ऑफ वैल्यू ऑफ हाउस 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर इसके बाद एक और सेक्शन आ गई 80EEB 80EEB 80EE, एक ई था एजुकेशन के लिए, दूसरा ई था घर के लिए, उसके बाद EEAI आ गई, बी आ गई, बी फॉर बोले बस। बस सर बस, बस करो सर, बस चलाएंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए आ गई बॉस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए। इन्होंने कहा ड्यूरेशन इन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ली है उसके लिए भी कुछ डिडक्शन देगा। देखो अमाउंट ऑफ लोन नहीं बताया था, 80EE में भी नहीं बताया, 80ED में भी नहीं बताएगा, लेकिन कंडीशंस तो बस सर। जहां तक घर की बात थी, घर कौन लेगा सर? इंडिविजुअल्स लेंगे ना, कंपनी थोड़ी घर में जाके रहती है, इंडिविजुअल ही रहता है सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए। लेकिन सर बस तो कंपनियां ले सकती थी, कोई भी ले सकता था, कोई इंस्टीट्यूट ले सकता था, इंटरप्राइज ले सकता था। तो इन्होंने कहा कि भाई 80EEB जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ या परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही अलाउड है और किसी को नहीं। इसकी भी कुछ कंडीशंस दे दी इन्होंने कि लोन शुड बी टेकन टू परचेज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है भाई, ईवी के लिए होना चाहिए, असेसी शुड बी इंडिविजुअल, लोन शुड बी सैंक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्पेसिफाइड, देखो भाई साहब स्पेसिफाइड एनबीएफसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेसिफाइड एनबीएफसी से होना चाहिए। साथ ही साथ लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में। मतलब सर 3 तरीके की डेट ही आ रखी है, 80EE 80EA 80EB। अगर सर इसमें देखें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है, वही जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर है या सेक्शन 51 के अंदर आती है, या फिर सर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी या सिस्टमैटिक डिपॉजिट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, वो वाली एनबीएफसी जिसके पास 50 करोड़ एज पर लास्ट बैलेंस शीट, उसके जिसके पास not accepting or holding public deposit or not having assets, not having asset or sorry having asset not less than 500 करोड़। तो सर ये क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी क्या? कोई जरूरत नहीं है, लिखा होता है यार वहां, इतना डीप कोई नहीं पूछ रहा है, इतना समझो एनबीएफसी होती है। लेकिन हाँ जो चीज आपको समझानी है वो मैं जरूर बताऊंगा अब आपको। अब सर इस जगह पे आप आइए, ये वाली लाइन, ये इस लाइन को, इसको मैं जरूर पढ़ाऊंगा आपको। ये पूरा क्रक्स है भाई साहब, ये पूरा क्रक्स है तीनों सेक्शन का। पूरा क्रक्स कैसे है अभी दिखा रहे हैं आपको। प्री इट चलिए सर 80EE क्या बोलता है, पेंशन होना चाहिए 16-17 के अंदर, इंडिविजुअल को ही मिलेगा, ये भी इंडिविजुअल को मिलेगा, ये भी इंडिविजुअल को मिलेगा। ठीक, लोन सैंक्शन पे है, डिसबर्समेंट पे नहीं है, कंस्ट्रक्शन पे नहीं है, एक्विजिशन पे नहीं है, लोन सैंक्शन की डेट पे है। दो ये प्रीवियस ईयर 16-17 पे है, और यहाँ पे 1 अप्रैल 19 से अलाउड है, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2022 तक, ये 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 तक। तो क्या 16-17 था एक, दूसरा 1 अप्रैल 2019 शुरू होकर 22 पे खत्म हो गया, और बी वाला 23 पे खत्म हुआ। ठीक है, अब अगर हम केवल घर खरीदते हैं तो दो है, 80EE और EEA। 16-17 में घर खरीदे तो सर हमें डबल ई लगा, जिसमें इंटरेस्ट पेबल का ही डिडक्शन मिल रहा है, लोन का अमाउंट 35 लाख रुपए होना चाहिए, वैल्यू ऑफ हाउस अप टू
50 लाख और लेस होना चाहिए। लोन शुड हैव नॉट हैव एनी, सॉरी, असेसी शुड नॉट हैव एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, और मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन ले सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन सर 80 में कुछ और बात कह दी कि भैया लोन जो है ना, वो अगर आपने लोन अमाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला, और लोन जो है ना आप हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से भी ले सकते हो। डिफरेंस यहीं पे है, ये शीट पढ़ लेना। देखो, सबसे पहली बात मैंने क्या बोली, आप 80 के अंदर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से कहीं पे लोन लेने की बात नहीं लिखी थी, लेकिन 80 में नहीं लिखी थी, 80 में ये भी लिखी है कि आप हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लोन ले सकते हो। और 80 में देखो सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे ये भी लिख दिया कि एनबीएफसी से भी लोन ले सकते हो, एनबीएफसी से भी लोन ले सकते हो। मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए एनबीएफसी से भी लोन ले सकते हो, लेकिन घर बनाने के लिए एनबीएफसी से लोन लिए तो सर आपको डिडक्शन नहीं मिल रही थी। इस बात को याद रखना। सबसे पहली बात सर 80 में 50,000 की डिडक्शन थी, उसके बाद 80 और 80 में 1,50,000 की एडिशनल डिडक्शन मिली है इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए। और जो अपना हाउसिंग लोन के लिए था 24 में, जो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में मिलता है 2 लाख तक का डिडक्शन, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए तो पहले से कहीं डिडक्शन मिलता ही नहीं था, तो वो सर न्यू मिल जाएगा हमको 80 के अंदर। तो ये वाला चार्ट अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम माइंड क्लैरिटी। जैसे कि क्या, फिर से मैं आपको बता देता हूँ माइंड क्लैरिटी कैसे, कि सर ये सब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए है, बी वाला ईवी के लिए है, सभी में इंटरेस्ट पेबल के लिए डिडक्शन मिलती है। अमाउंट ऑफ लोन केवल 80 में लिखा है, बाकी कहीं अमाउंट ऑफ लोन की बात नहीं करता है। लेकिन सर जहां घर है, घर के लिए बता गया कि डबल ई वाला 50 लाख है उससे कम का होना चाहिए, ई वाला 45 लाख है उससे कम का होना चाहिए। और कहीं पे भी कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं किए हो, एक में 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है डबल ई के अंदर, अगर प्रीवियस ईयर 16-17 का मेरा सैंक्शन है, और अगर अप्रैल 2019 से बाद का सेक्शन है तो 1,50,000 तक का मिलता है। और इसमें हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से भी लोन ले सकते हैं। 80 भी एकदम अलग चलता है कि सर एनबीएफसी से भी लोन ले सकते हैं, और ईवी के लिए लोन लिए हो और 1.5 लाख तक की हमें क्या मिलती है, बोलो बोलो बोलो, छूट मिलती है, डिडक्शन मिलती है। सर सर सिर्फ और सिर्फ यही इतना छोटा सा एक क्वेश्चन, इतना छोटा सा सर, बस सिर्फ इतना छोटा सा ही सर पार्ट है। अब सर क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, सर क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन कहाँ से कराओगे, क्वेश्चन कहाँ से कराओगे सर, बुक में ही दिया होगा कहीं ना कहीं, तो 26 पेज पे देखते हैं, सेक्शन 16। क्वेश्चन कहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है ना, चलिए रिकॉर्ड तो हो रहा है। सर इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ बेटे। अच्छा उस जगह एक चीज देखना, एक चीज मेरी बताना भूल गया, मैं बताना भूल गया 93 पे शायद एक चीज मैं बताना भूल गया। देखो 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 इधर सुनो, ये आपको 2017 तक दे रहा है, मतलब 31 मार्च 2017 के पहले की डिडक्शन है ये। और यहाँ पे डिडक्शन आपकी 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रही है, इस वाले में भी, इस वाले में भी 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रही है। मतलब सर 31 मार्च 2017 के बाद और 1 अप्रैल 2019 इसके बीच में कभी कोई डिडक्शन मिली नहीं है, ये आपको अब हमेशा याद रहेगा। इस पीरियड के बीच में कभी कोई डिडक्शन मिली नहीं है, 31 मार्च 2017 के बाद और 31 मार्च 2017 के बाद 1 अप्रैल 2019 के पहले कोई डिडक्शन मिली ही नहीं है। तो यहाँ पे कहीं से भी कोई सेक्शन नहीं लगेगी। 1 अप्रैल 2019 के बाद ईईए और ईईबी है, वो ईवी के लिए और घर के लिए, और 16-17 में डबल ई है। तो ये याद भी हो गया होगा आपको, मुझे बोलते बोलते याद हो गया दोस्त। चलिए सर क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द following particulars relating to Mr. E, Mr. B, Mr. C, Mr. D, salaried individual for the suspension 24। ये ए बी सी डी 4 सैलरीड इंप्लॉइज हैं, सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, जिसके बारे में कुछ बताया है। मतलब ये 4 इंडिपेंडेंट केसेस है बॉस, एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सॉल्व करना है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस, इनके लिए डिडक्शन क्या बनती है ये निकालना है, इफ एनी, अगर कोई बनती भी है तो जबरदस्ती नहीं निकालनी। allowable under the provision of the Income Tax Act 1961 for the assessment year 2023-24. Okay. In hand of Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D, assuming that they have no principal repayment of in respect of any of the above loan up to 31 मार्च 2030। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, पहले बोला ABCD 4 के लिए सैलरीड है, इंडिविजुअल है, कुछ कंडीशंस बता दी गई, और ये फिर बोल दिया गया कि इनके लिए डिडक्शंस कहाँ बनती है, कितनी बनती है बताओ। ठीक है, तो केस के हिसाब से समझेंगे हम। लेकिन एक बात बोला कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए इतना जानता हूं कि लोन का अमाउंट अभी तक रीपे नहीं हुआ, जितना अमाउंट का लोन था पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। ये लास्ट लाइन यही बताती है
कि लोन का अमाउंट रीपे नहीं किया गया है तो जितने का लोन लिया उस पूरे पे इंटरेस्ट लगा देना। चलिए सर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर। क्वेश्चन में मिस्टर डी के बारे में पढ़ते हैं। पहले मिस्टर डी पढ़ते हैं। चलो 15 लाख रुपए का भाई साहब ने लोन लिया है, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक से लिया है। ओके, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन 30/3/2019। अभी मैंने पढ़ा सर, अभी मैंने पढ़ा वो 1 अप्रैल 2019 के पहले का और 31 मार्च 2017 के बीच में तो कोई डेट ही नहीं थी जहां कोई आपको बेनिफिट मिल रहा हो। ये सर डेट आपकी पड़ गई 31 मार्च 2019। अब सर हमको जो भी एग्जामिशन मिली है डबल ई ए या डबल ई बी के लिए, वो सर हमको 1 अप्रैल 2019 से मिली है ना। अभी कोई सैंक्शन नहीं है ई ए या ई बी वाली। आगे देखते हैं। डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन, ठीक है। परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर द पर्सनल यूज। इन्होंने पर्सनल यूज में के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कोई लोन लिया। सर इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मिलने वाले लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको ईईबी के अंदर डिडक्शन मिलती है। लेकिन सर वो लोन सैंक्शन अगर 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है, इनका लोन तो सर इसके पहले ही सैंक्शन हो गया है। इसका मतलब सर इनको कोई डिडक्शन मिलेगी ही नहीं। आपने बोला था, देखो बोला था ना कि कोई डिडक्शन मिलती हो तो बताओ, भाई मिल ही नहीं रही है। इन्होंने लोन पहले ले लिया, सेक्शन बाद में आई है। ओके सर, तो आगे की कोई भी डिटेल पढ़ने की नहीं आओ ना। देखो देखो मिस्टर डी के बारे में। मिस्टर डी, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए, डिडक्शन अंडर चैप्टर अंडर सेक्शन 80 डबल ए बी इज नॉट परमिसिबल सिंस लोन वाज सैंक्शनड बिफोर 1 अप्रैल 2019। लोन भाई साहब पहले ले लिया था, सेक्शन बाद में आई, काय का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सर मिस्टर सी के लिए पढ़ते हैं, जिन्होंने लोन लिया है 20 लाख रुपए का। लोन किस लिए लिया है देखते हैं। पर्पस ऑफ लोन है परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फॉर पर्सनल यूज। ओके सर, ईवी के लिए लोन लिया इन्होंने। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, हमने पढ़ा ना वहां पे, देखो वो जो चार्ट बनवाया था मैंने, वहां पे मैंने सीधी सी बात लिखी है भाई, 92 पे होगा। वहां पे सर मैंने सीधी सीधी बात आपको लिख दी है कि अगर, एक सेकंड बेटा, तो देखिए यहाँ पे सब सीधी सी बात है। हमने आपको क्या बताया कि इस पीरियड के बाद ही आया है, पहली बात तो। और ईवी के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा था एनबीएफसी, 1 अप्रैल 2019 के बाद यहाँ वाला लोन लिया हुआ है। और ये एनबीएफसी कैन बी टेकन, भैया मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखवाया है कि देखो सब कुछ तो सही है, बैंक और एफआई, केवल और केवल ईवी के केस में एनबीएफसी को भी अलाउ किया है। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी वहां लिखा है, बहुत ज्यादा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, समझो सर एनबीएफसी को भी अलाउड है। पेजेस इतने चेंज हो जाते हैं कि प्रॉब्लम होती है फिर हमें। 41 सर इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, एनबीएफसी को, सॉरी इस क्वेश्चन में क्या है, एनबीएफसी से लोन लिया है, ठीक है। किस लिए लिए हैं सर, किस लिए लिए हैं सर, हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने के लिए लिए हैं। बात खत्म हो गई। चलो डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन 1 अप्रैल 2020। सर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में अगर लोन लेते हो तो डिडक्शन मिलता है। तो सर यहाँ पे अप्रैल 2020 को लिए हैं तो सर यह क्या मिल जाएगा डिडक्शन, जी बिल्कुल सर, ये डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। क्लियर, क्लियर है सर। डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन 1 मई 2020 है। कब लोन का पैसा निकाले उससे मतलब नहीं होता है, वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए होता है। सैंक्शन की डेट हम एलिजिबिलिटी के लिए देखते हैं, सैंक्शन की डेट हम एलिजिबिलिटी के लिए देखते हैं, और डिसबर्समेंट की डेट हम इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए देखते हैं। तो हमने जब देखा कि सर ये 1 अप्रैल 2020 को निकाला है तो एलिजिबल तो है। इंटरेस्ट अभी देखते हैं क्या होगा। सर लास्ट डेट तक देखिए 31 मार्च 2023 तक इसने कोई भी रीपेमेंट नहीं किया है। लोन कितना लिया है, लोन का आते हैं अमाउंट। सर अमाउंट ऑफ लोन 20 लाख रुपए। देखो आपसे एक और गलती होगी, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे बेटा, क्वेश्चन लिखो, अमाउंट 20 लाख रुपए है और कॉस्ट ऑफ व्हीकल है 22 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ व्हीकल पे कभी भी इंटरेस्ट मत निकालना, गाड़ी कितनी की भी हो, लोन कितना लिए तो उसमें इंटरेस्ट निकालना। बहुत बहुत से बच्चे गलती करते हैं, 22 लाख का 10% निकालते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपने लोन 20 लाख का लिया है तो 20 लाख का 10% निकालिए, आएगा आपका 2 लाख रुपए। 20 लाख का 10% 2 लाख रुपए आएगा, ठीक है सर। 2 लाख रुपए हो गया, लेकिन 80 ईईबी के अंदर डिडक्शन कितनी मिलती है, अप टू 1,50,000। तो 80 ईईबी के अंदर 1,50,000 की डिडक्शन हो जाएगी। इज इट क्लियर विथ यू? इंटरेस्ट रेट भी दिया था। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर क्लियर है। आओ अब दिखाते हैं आपको मिस्टर सी के लिए। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 EEB फॉर इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। 20 लाख का 10% 2 लाख जाएगा। रिस्ट्रिक्शन 1.5 लाख की है, बीइंग द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन 1.5 लाख रुपए। जहां तक समझ में आया? 80 EEB बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 80 EEB के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
80 डबल ई ए का नहीं पता मुझे, लेकिन 80 ईईबी के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक ठीक है। अब सर एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो एक आपको यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन लगवाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि सर डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन, छोड़ दो कुछ नहीं, क्वेश्चन 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 कुछ नहीं, छोड़ दो। एक छोटी सी बात बताते हैं डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन के बारे में, छोटी सी बात सुन लो। क्वेश्चन से इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट लग के आपकी आगे कहीं मदद कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए सर, अरे जैसे कि मान लीजिए सर 0.5 है ना ये, हाँ। जैसे कि मान लीजिए सर आपने 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 के लिए कोई कैलकुलेशन करनी है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है सर, आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक के लिए कोई कैलकुलेशन करनी है। अब क्या होता है, जब आप कभी लोन लेने गए हो तो आपको पता होगा कि आप लोग सोचते हो कि लोन लेने जाएं, आप लोग सोच रहे हो लोन लेने जाएं, ठीक है। तो आप पहुंचोगे बैंक, अज्यूम करो बैंक आपका पहुंचे हो 24 मई को, ठीक है, बैंक पहुंचे आप 24 मई को, 24 मई 2022, ठीक। ठीक है सर, अब बैंक पहुंचे, बैंक वाला बताया कि हाँ, बैंक में पहुंचे, हाँ भाई साहब क्या बात है, हाँ सर लोन लेना है, किस लिए, ऐसे ही भगा देगा। फिर आप बोलोगे नहीं लोन इसलिए, इस पर्पज के लिए लेना है, तो बताएगा ठीक है आप ये कागज लेके आइए। तो ठीक है, आप वापस आ गए यहाँ पे, फिर आप अगेन गए वो डॉक्यूमेंट्स लेके, और डॉक्यूमेंट में उसने बोला कि भैया ये डॉक्यूमेंट कम है, आप वापस आ गए। फिर आप अगेन गए डॉक्यूमेंट्स लेके, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे हो चुका है आपका 20 जून, ठीक है। ठीक है, उसने 20 जून को आप यहाँ पे कागज दे के आ गए। अब भाई वो बैंक का जो मैनेजर है या एम्प्लॉय है, वो आपके कागजों को चेक करेगा, फाइल ऐसे से पढ़ेगा सब कुछ सही है कि नहीं है। उसने प्रोसेसिंग टाइम लगाया और फर्स्ट ऑफ जुलाई को आपका लोन कर दिया क्या, सैंक्शन। जैसे ही लोन सैंक्शन किया आपका एक अकाउंट खुल गया, लोन अकाउंट, और यहाँ पे आपका बैलेंस डाल दिया उसने 1 जुलाई को, कितना मान लो 20 लाख रुपए, ठीक। अब सर देखो यहाँ पे होगा क्या, ये 20 लाख रुपए का उसने लोन तो दे दिया आपको, ये 20 लाख रुपए का सर उसने आपको लोन तो दे दिया, 20 लाख रुपए का लोन तो दे दिया, लेकिन क्या इंटरेस्ट इसी दिन से लगेगा, आप बताओ। इसको यार चेंज करें कुछ, 20 लाख रुपए का लोन तो दे दिया, लेकिन क्या इंटरेस्ट ये 1 जुलाई से ही लगने लगेगा, जी नहीं। मान लीजिए वो आपके अकाउंट में, आपका लोन अकाउंट खुला, लोन अकाउंट खुल गया, वहां पे पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपने 1 अगस्त को वहां से 20 लाख रुपए निकाले हैं, या 20 लाख भी छोड़ो, 1 अगस्त को अगर आपने 10 लाख रुपए निकाले, ठीक, तो पता है क्या होगा, और बस बस 10 लाख रुपए ही निकाले हैं, और 1 अगस्त को, तो ये जो प्रीवियस ईयर 22-23 है ना, ये जो प्रीवियस ईयर 22-23 है सर, इस ईयर में 10 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा। पहली बात तो पूरे अमाउंट पे नहीं लगेगा, जितना लोन सैंक्शन हुआ, जितना डिसबर्स किया उस पे लोन लगेगा, उस पे इंटरेस्ट लगेगा। और जब जब आपको लोन सैंक्शन हुआ उस डेट से नहीं लगता है, जिस दिन से आपने पैसे का यूज किया उस दिन से लगता है। जैसे मान लो अगर आपने 1 अगस्त लिया हो, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, सिर्फ और सिर्फ ये 8 मंथ के लिए ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। जबकि आपका 1 जुलाई को ही लोन सैंक्शन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 1 अगस्त को डिसबर्स किया ना, तो उस केवल 8 महीने का ही लोन लगता है, बस वहां पे इस चीज का डेट ऑफ सैंक्शन और डेट ऑफ डिसबर्समेंट का यूज किया जाता है। आपके क्वेश्चन में इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। अब मैंने बता दिया, अगर किसी क्वेश्चन में इंपैक्ट पड़ रहा होगा ना, तो वहां ध्यान दे दीजिएगा। चलो ठीक है, आगे सर। सर हाँ, आगे पढ़ते हैं सर, बताओ क्या पढ़ना है बेटा। सर जो पढ़ा दो आप, ठीक है। मिस्टर बी के बारे में पढ़ते हैं सर। 45 लाख रुपए का लोन लिया है भाई साहब ने, मिस्टर बी ने 45 लाख रुपए का लोन लिया है फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। खुद रहने के लिए 45 लाख रुपए का लोन लिया है, मतलब पहले से इनके पास कोई घर तो था नहीं, ठीक है। 45 लाख रुपए का लोन लिया। अब देखो लोन कब लिया है, 1 अप्रैल 2020, मतलब 2020, 1 अप्रैल 2019 के बाद। तो कुछ भी हो, ये केवल ईईए में ही एप्लीकेबल हो सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया 1 अप्रैल 19 के बाद लिया, तो ईईए में एप्लीकेबल हो सकते हैं। ईईए के अंदर क्या कहीं लिखा था कि आप एनबीएफसी से लोन ले सकते हो? याद करो, ईईए वाले में मैंने बताया था बैंक से ले सकते हो या हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड से। एनबीएफसी केवल ईईबी के साथ है, मतलब अगर आप वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए ले रहे हो तो ईईबी में ले सकते हो। लेकिन ईईए में कहीं मैंने एनबीएफसी लिखा था? जी नहीं। इन्होंने लिखा है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से इन्होंने लोन लिया है, तो सर ईईए वाली कंडीशन पड़ गई। वो मैंने जो चार्ट बना के दिया है ना बेटा, बहुत बेस्ट चार्ट है।
जो मैंने चार्ट बना के दिया बहुत सही चार्ट है, ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला देखो देखो देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लिखा है ईईए में, और ईईबी में लिखा है मैंने एनबीएफसी। मतलब भाई साहब एकदम मैंने ऐसा माइंड मैप निकाल के दिया है ना कि अगर ये चार्ट आप एग्जाम के, देखो याद तो रहता नहीं है इतना ज्यादा, अगर एग्जाम के एक दिन पहले रट्टा लग, एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले उसको देख भी लिया ना, तो भी चीजें दिमाग में क्लियर हो जाए कि भाई एनबीएफसी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईईबी में है और हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ईईए में है। ठीक है, ठीक है सर। तो सर यहाँ पे एनबीएफसी में लिया तो इसका मतलब ये भी इन एलिजिबल था किसी भी तरीके के डिडक्शन को पाने के लिए, तो आगे क्वेश्चन पढ़ने की ही नीड नहीं। हमने तो क्राइटेरिया देखा, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं किस सेक्शन में देखना है, देखो हमसे कहीं नहीं पूछा कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इफ एनी सेक्शन, वो हमसे बोला ही नहीं कि इस सेक्शन में, उसने क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला कि इस सेक्शन में डिडक्शन बताओ। सेक्शन कहता है देखो जरा कोई डिडक्शन मिलेगा क्या, देखो जरा कोई डिडक्शन मिलेगा क्या। तो आपने देखा घर है, घर के लिए लोन लिया है और 1 अप्रैल 2019 के बाद लिया है, मतलब एक ही सेक्शन पढ़े ईईए, ईईए जिसमें इंटरेस्ट है, वरना बाकी तो सेक्शन डिडक्शन इंटरेस्ट तो 24B में जाता है। तो हमने देखा भाई साहब कोई डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, वो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिलता है बस वो मिलेगा इनको। आइए, मिस्टर बी, इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, डिडक्शन अलाउबल व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सर इन्होंने लोन कितने रुपए का लिया है, लोन लिया है सर 45 लाख का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनका 9%। तो 45 लाख रुपए का 9% होता है 4,05,000, रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज। हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख का तो इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई साहब लोन इज टेकन फ्रॉम एनबीएफसी है, पहला पॉइंट। दूसरा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कर गई है 45 लाख से, ईईए में था 45 लाख या उससे कम होना चाहिए। अब देखो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी लिखी है, मैंने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं देखा, 48 लाख लिखी है, वो भी एक्सीड कर गई है, इसलिए ईईए तो मिल ही नहीं सकता है भाई साहब को। डिडक्शन अंडर सेक्शन ईईए वुड नॉट बी एप्लीकेबल ड्यू टू आइदर ऑफ वायलेशन लिस्टेड अबव। ओके सर, बात खत्म हो गई। अब सर ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिस्टर ए के बारे में कुछ बात कर लेते हैं सर। आइए मिस्टर ए भैया, मिस्टर ए 43 लाख रुपए क्या है इनके पास क्या है, अमाउंट ऑफ लोन, क्या है अमाउंट ऑफ लोन टेकन, 43 लाख रुपए का लोन लिए हैं। कब लिए हैं, 1 अप्रैल 2021 से लेके 1/5/2021 के बीच में। ओके सर, मतलब अगेन 1 अप्रैल 2021 से 1 मार्च 1 अप्रैल 2021 से लिए हैं लोन, डिसबर्समेंट 1 मई 2021 को किए हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर है सर 2022-23, ये उसके पहले ही हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये डेट फॉल कर रही है। पर्पज ऑफ लोन देखते हैं, पर्पज ऑफ लोन क्या है, एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। मतलब सर अगेन सर ये किसके लिए है, 80EE के लिए है, EE के लिए है। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी ऑफ वैल्यू 45 लाख से ज्यादा सर नहीं हुई, ठीक है सर 45 लाख तक ही है, उससे ज्यादा नहीं हुई, तो 80EE के लिए एलिजिबल हो गए लोन। 80EE के लिए एलिजिबल कैसे होता है, 45 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सॉरी 45 लाख से ज्यादा एसडीवी नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर सही है 45 लाख ही है। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 के बाद या 31 मार्च 2022 के पहले पहले होना चाहिए, ये भी सर सही है। सर लोन हमने किसे लिया, हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये भी सही है सर। वहां पे देखो मैंने लिखा था हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड, जाके देख लो एक बार उस चार्ट में, दोबारा दिखाऊंगा अभी। हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड लिया, सारी कंडीशन मीट आउट हो गई, तो सर ये एलिजिबल है 80EE के लिए, एलिजिबल है। कितने का लोन लिया है बताओ, 43 लाख का 9% के हिसाब से ब्याज आएगा, तो 43 लाख का 9% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना आता है बताओ, 43 लाख का 9% आता है 3,87,000 रुपीज। इसमें से सर 2 लाख रुपए कहाँ चल जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में, ठीक है, और बाकी बचा हुआ 1,87,000 रुपीज जो आएगा, उसमें से 1,50,000 का डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था, और एक बार पढ़वा देते हैं बस, और एक बार पढ़वा देते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी पढ़ लो। सर मिस्टर ए के लिए इंटरेस्ट जो डिडक्शन अलाउबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, वो अंडर सेक्शन 24B कितना है, 43 लाख का 9% आने पे 3,87,000 आ रहा है, लेकिन 24B रिस्ट्रिक्ट करता है केवल 2 लाख तक को। तो जो मेरा डिडक्शन बचा है ना 1,87,000, उसको हम आएंगे खोजते खोजते, 1,87,000 डिडक्शन कहाँ ले, ओ EE एक सेक्शन दिख रही है जो सब कुछ सही है, सारी कंडीशन मीट आउट कर गई। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE है जो कि चैप्टर 6 एक ग्रॉस टोटल इनकम से मिलता है, उसमें सर 1,87,000 एलिजिबल है, लेकिन मैक्सिमम हम कितना रिस्ट्रिक्शन है, 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन लेते हैं, तो सर यहाँ पे 1.5 लाख की डिडक्शन ले लेंगे। इज इट क्लियर, हाँ सर क्लियर हो गई है हमको बातें, और चीजें हमको समझ में अच्छे से आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही है अच्छे से।
हाँ सर जी, बातें भी समझ में आ रही हैं और चीज़ें भी सर हमको अच्छे से समझ में आ रही हैं। सर परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। देखो, अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को अच्छे से लिख लेना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी था हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड लिख रहा है। हाँ, मैंने बेटा ये चार्ट बना के रखा है। इससे बहुत ईज़िली अगर मतलब एग्ज़ाम के दिन भी इसको देखोगे ना, तो बहुत सी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आज की क्लास हम लोग यहीं छोड़ते हैं। अगली क्लास में हम 80G और अदर सेक्शंस को कराएँगे। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग। इसको लिख लेना, पॉज़ करो और लिख लो प्लीज़। बाय बाय।